चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। और देखते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके टेस्ट का। 40 क्वेश्चन हमारे सामने है और 40 क्वेश्चन का डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज हमारा जो सेट होगा वो कितना नंबर सेट है? 61 नंबर सेट को हम लोग यहाँ पर आज करेंगे। 61 नंबर सेट का टेस्ट आपका होगा और ये 8:30 बजे डेली आपके सामने लाइव आते हैं और 8:30 बजे डेली आपका डिस्कशन हो जाता है मंडे टू फ्राइडे में। यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस कई बार पूछता है, एग्जाम में आते रहता है। इसीलिए संतुलित रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस हमेशा आते रहता है कि जो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है या इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास पर ही आधारित होता है। ये किस पर आधारित होगा तो हम कहेंगे ये हमारा ये किस पर आधारित होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होता है। इसको हम लोग कहते हैं मास कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये किस पर आधारित होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मास की हम बात करते हैं, इस पर आधारित होता है। यानी कि रिएक्टेंट साइड का टोटल मास और प्रोडक्ट साइड का टोटल मास हमारा बराबर होगा। और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। आप इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये आप कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है, एक लाइन में आप जान लीजिए। और कोई अगर संतुलित रिएक्शन हमारा होता है तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो भी चीज आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ लेता है। तो इसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की अगर हम बात करें, जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे सामने में है, जैसे कि A + B मिलकर के हमारा क्या बना दिया तो हम कहेंगे यहाँ C बना दिया। तो इधर का जो टोटल मास होगा और इन दोनों के मिलाकर के जो टोटल मास होंगे वो आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे यहाँ का मास M1 और इधर का मास मान लेते हैं M2 है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इधर का जो मास हमारा M है, ये भी हमारा मास कितना तो M ही होगा और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग इसी को कहते हैं। तो आपको याद रखना है क्या, तो चूंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इसीलिए ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो हमारा होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होगा, द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलते हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन से, हम लोग यहाँ पर चलेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को हम लोग देखेंगे और इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने में क्या है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे सामने में है वो हमारा क्या है, आपको कह रहा है यहाँ पर कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने की बात कह रहा है। तो अगर हम लिखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 हो गया और इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में होगा। ये चूना पानी होता है और चूना पानी जिसे हम लोग घर की पुताई करते हैं चूना पानी से करते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और ये हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो परसेंटेज होता है 0.04% होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए इसके साथ ये स्लोली रिएक्शन करता है और तब जाकर के आप देखिएगा जो चूना पानी की आप वहां पर पेंटिंग करते हैं उस तरीके से आप देखेंगे यही इसके साथ स्लोली रिएक्शन करेगा। और ये किसका फॉर्मेशन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का परत बना देता है और यहां से कुछ पानी की मात्रा जब सूखने के बाद वो वाष्पीकृत हो जाती है। तो मामला यह है कि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया और जल का निर्माण हो गया। अब इसको अगर समीकरण को बैलेंस करना है, इसमें क्या रहा, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने की बात कर रहे थे, लिख ही तो रहे हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा है। चलो इसको इस वे में लिख करके हम दिखा देते हैं, एक्चुअली हमारा यही होगा। अब आप देख सकते हैं एक कैल्शियम है तो एक कैल्शियम है, कार्बन कितने हैं तो एक है तो कार्बन भी हमारा एक है। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं तो 2 ऑक्सीजन यहां पर है, 2 ऑक्सीजन यहां पर, 4 ऑक्सीजन यहां पर अगर देखिएगा तो आपको कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहां पर है, 3 ऑक्सीजन यहां पर, यानी कि कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन है ये आपका। इसी तरीके से ऑप्शन बी को अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन बी आपका क्या कहता है कि जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये जिंक हमारा होता है और ये सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम लोग AgNO3 कहते हैं, इसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं,
इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो मेरे भाई एक बात हम सभी लोग जानते हैं, एक्चुअली में ये विस्थापन अभिक्रिया हमारा होगा, क्योंकि ये जो जिंक होता है वो हमारे सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। हम लोग जानते हैं कि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट में अगर हमारा कोई आता है तो हमारा सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब नॉन रिएक्टिव एलिमेंट आता है, या फिर आप कह सकते हैं ये सब लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में आता है। तो अगर यहां पर हम जिंक की बात करेंगे तो ये जिंक क्या करेगा, ये हमारा जिंक जो है ये सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये जिंक क्या करेगा, इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा और यहां से सिल्वर को बाहर कर देगा। अब बेचारा सिल्वर हमारा यहां से डिस्प्लेस होकर के बाहर हो गया, लेकिन ये जिंक जाकर के NO3 के साथ हमारा चिपक जाएगा और ऐसी परिस्थिति में यहां पर हमारा क्या बना देगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा Zn और फिर हमारा NO3 ZnNO3 होल 2 का निर्माण कर देगा। और इसको अगर दिखाना होगा बैलेंस करके तो कैसे बैलेंस होगा, तो यहां पर आपको 2 गो सिल्वर लेना पड़ेगा और इस परिस्थिति में आप कहेंगे कि हमारा बैलेंस होगा तो 2 से यहां भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन हमारा कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं तीसरे इक्वेशन, अब ये हमारा बैलेंस है, आप देख लीजिए इसमें से जिंक आपका कितना है, तो जिंक हमारा यहां पर 1 है, यहां पर भी जिंक हमारा 1 है। नाइट्रोजन अगर देखिए 2 से गुना हो गया तो नाइट्रोजन 2 हो गया, तो नाइट्रोजन हमारा कितना कहेंगे 2 से यहां पर हमारा है तो 2 गो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने, तो 6 है, तो मेरे भाई 2 से गुना है 3 गो ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन हमारा हो गया। और हमारा सिल्वर तो हमारा 2 गो है, तो सिल्वर भी हमारा यहां पर 2 है, यानी कि ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। बैलेंस इक्वेशन लिखने की बात कर रहा है तो लिख करके दिखा दीजिए कि इस तरह से लिखा जाएगा। तीसरा भी अगर हम लोग देखते हैं तो एल्युमिनियम का किसके साथ रिएक्शन कराना है, तो एल्युमिनियम का हम लोग यहां पर रिएक्शन कराएंगे कॉपर क्लोराइड के साथ। कॉपर क्लोराइड के हम लोग CuCl2 के नाम से हम लोग जानते हैं। और जब इसके अब यहां देखिए यहां पर तीर का निशान ये भूल गया, ये टैपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। एक्चुअली में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आपको पता होना चाहिए, जिस तरीके से यहां पर आपको दिख रहा है कि तीर का निशान है उसी तरीके से यहां पर भी होगा। अब ये क्या करेगा, तो एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और एल्युमिनियम जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए एल्युमिनियम क्या करेगा, कॉपर को बाहर कर देगा। इसका मतलब है कि मेरे भाई इस परिस्थिति में ये रिएक्शन हमारा किसका बन जाएगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl2 का निर्माण करेगा और साथ ही साथ यहां से कॉपर हो जाएगा बाहर। और अगर इसको बैलेंस करना होगा तो हमें यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा 3 हो गया, तो हम कहेंगे यहां भी 3 हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में यहां पर 2 से है तो कहेंगे यहां भी 2 से हो जाएगा। अब 2 गो एल्युमिनियम है तो 2 गो एल्युमिनियम हो गया। कितने क्लोरीन होंगे, तो 2 यहां पर 2 यहां पर, यानी कि 2 दूनी 4 गो क्लोरीन हमारा हो गया। और यहां पर कितना, तो 3 दूनी हमारा 6 क्लोरीन हो गया। इसका मतलब है यहां पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लीकेशन में आपका यहां पर 2 से मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे काम करेगा तो यहां पर इसका मतलब ये आपको Cl3 का निर्माण होगा, तभी ये बैलेंस हो सकता है। 3 दूना 6, तो यहां पर आपको Cl3 हो जाएगा और हम कहेंगे AlCl3 का निर्माण कर दिया। इसका मतलब यहां पर 6 गो हमारा क्लोरीन, तो यहां भी 6 गो क्लोरीन और 3 कॉपर हमारा बाहर हो गया। ये भी हमारा कैसा रिएक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इसमें से सभी हमारे बैलेंस इक्वेशंस है। तो आपको संतुलित रासायनिक समीकरण की अगर बात करता है तो ये तीनों के तीनों तो आपके बैलेंस समीकरण देगा, यानी ये भी आपको बैलेंस समीकरण देगा, ये भी आपका बैलेंस समीकरण देगा और ये भी आपका बैलेंस समीकरण देगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, ये तो हमको बुझा ही नहीं रहा। हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको इनकरेक्टेड लैंग्वेज में क्वेश्चंस है, या तो क्वेश्चन का तरीका पूछने का कुछ और है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि अगर बैलेंस इक्वेशन होगा तो हमारा तीनों, ये भी बैलेंस इक्वेशन होगा, ये भी होगा और ये भी हमारा होगा। तो इस परिस्थिति में हम कहेंगे एक से अधिक हमारे क्या है, तो ये बैलेंस इक्वेशंस होंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा, जो हमारे बैलेंस इक्वेशन होते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होता है। ये लाइन आपको एकदम नहीं भूलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये पूछता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका था। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से औसत कथन को चूज करना है। अब जो रॉन्ग है उसको देखना है कि हमारा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। सबसे पहला कि सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में आने पर कपड़ा, कागज आदि नष्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है कि आपके कपड़ा पर अगर सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाएगा तो आपका कपड़ा क्या होगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कागज पर पड़ जाएगा, वो सब खराब हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमारा यहां पर करेक्ट है, सही है। अम्ल सक्रिय धातु के साथ, अम्ल की बात कही जा रही है मेरे भाई। जब अम्ल की हम बात करते हैं वो किस धातु के साथ, तो यहां पर जो भी सक्रिय धातु होते हैं, अगर हमारे सक्रिय धातु के साथ अम्ल का रिएक्शन होता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, यानी कि हमेशा के क्या करेगा, तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा यहां पर करेक्ट है, यानी कि ये सही है।
आगे देखते हैं टूथपेस्ट हल्का अम्लीय होता है, जो कि मेरे भाई यहां पर आपका गलत दे रखा, अम्लीय नहीं होता, ये क्षारीय होता है। ऐसा क्यों? तो कहेंगे गलत हमारा ये, तो आंसर यही होगा। आपको एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई कि हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, हम लोग टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं? टूथपेस्ट का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा कैसी प्रकृति का होता है मेरे भाई? ये हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। ये कैसी प्रकृति का होगा? तो कहेंगे ये हमारा क्षारीय प्रकृति की ये बनाई जाती है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग हमारा मुंह की अगर हम बात करेंगे, हम अपने मुंह की अगर बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना हम लोग खाना पीना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुंह जो होता है ये अम्लीय हो जाता है। हमारा मुंह कैसा हो जाता है? कहेंगे अम्लीय हो जाता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है। और इस परिस्थिति में आप ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने मुंह को, दांत को साफ नहीं करोगे, तो वैसी परिस्थिति में अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो धीरे धीरे करके दांत सड़ने लगते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि इस अम्लीयता को कम करने के लिए, हमारे मुंह के अंदर जो अम्लीयता आ जाती है खाना पीना खाने से, उस परिस्थिति में उस अम्लीयता को खत्म करने के लिए हम लोग क्षारीय प्रकृति का ही चीज को हम लोग उसी से कर सकते हैं। क्योंकि अम्ल को अगर काटेगा तो क्षार ही काटेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मुंह अम्लीय है, लेकिन इसको क्या करना है? इसको खत्म करना है। इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें न्यूट्रल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो न्यूट्रल करने के लिए हम लोग यहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं? तो क्षारीय का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। किसका? तो कहेंगे यहां पर हम लोग क्षारीय का इस्तेमाल करते हैं, जो क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीयता का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि अम्ल को अगर कोई काटेगा तो वो क्षार काटेगा, इसलिए क्षारीयता का हम लोग क्या करते हैं? तो यहां पर इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर उसको टूथपेस्ट के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये टूथपेस्ट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए टूथपेस्ट हमारा क्षारीय प्रकृति का होगा। ये बात हमारा सही है। क्योंकि यहाँ हल्का अम्लीय कह दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। अम्लीय नहीं होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि अम्ल अम्ल को नहीं काटेगा। नहीं तो पता चलता कि कोई टूथपेस्ट से ब्रश ही नहीं करता। आप अगर अपने मुंह में अपने दांत की सफाई करते हैं, इसका मतलब है कि आपका दांत अम्लीय हो जाता है। और वैसी परिस्थिति में आपका दांत अगर साफ तभी हो पाएगा, क्योंकि अम्ल को कौन काटेगा? तो क्षार काटेगा। तो आप टूथपेस्ट से जब आप ब्रश करते हैं तो आपके दांत क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, क्योंकि एसिड को यहां पर बेस काट देता है, हटा देता है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका अम्लीय की वजह से यहां पर गलत था, क्योंकि टूथपेस्ट हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन सी आपका गलत था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दे रखा है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक सॉल्यूशंस की बात कही गई है, जिसमें हाइड्रोक्साइड्स आयन का सांद्रण आपको दे रखा है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, कि जब कभी भी आपको कंसंट्रेशन का अगर यूनिट पूछता तो वो बात आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग कंसंट्रेशन के यूनिट की अगर बात करते हैं, कंसंट्रेशन के यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि इस कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो हमारा किस में लिखा जाता है? याद रखना मेरे भाई, ये आपको मोल प्रति लीटर में लिखा जाता है। ये किस में? तो मोल प्रति लीटर में लिखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मोल प्रति लीटर में कंसंट्रेशन के यूनिट को हम लोग लिखते हैं। इसीलिए आप देखिएगा, जब कभी भी किसी भी चीज का कंसंट्रेशन, चाहे आपको हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, चाहे आपको यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन की अगर बात करता है, तो उसको मोल प्रति लीटर में ही लिखेगा। इसलिए आपको यूनिट में मोल प्रति लीटर लिखा है। तो यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन है, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? तो याद रखना, ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। 1 गुना में कितना? तो 1 गुना में 10 के पावर माइनस 12 दे रखा है। इतना क्या? तो कहेंगे इतना मोल प्रति लीटर आपको मेंशन कर दिया गया है। ये इसका यूनिट होता है कंसंट्रेशन का। कई बार ये भी पूछा गया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है? हमको पीएच वैल्यू चाहिए। हमको क्या चाहिए? तो हमको सॉल्यूशंस का पीएच मान चाहिए। अगर सॉल्यूशन का पीएच मान चाहिए, तो पीएच मान कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पीएच मान कैलकुलेट करने के लिए हमें नेगेटिव लॉग, और हमें किसका कंसंट्रेशन चाहिए? तो H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, तभी जाकर के हमारा पीएच वैल्यू निकलेगा। तो अगर हमें पीएच मान निकालना है और हमको OH का कंसंट्रेशन दे रखा है, तो एक कंसेप्ट मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा। एक रिलेशन होता है कि अगर हम लोग H प्लस के कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, और साथ ही साथ OH माइनस के कंसंट्रेशन की बात करते हैं गुणनफल में, ये हमारा 10 के पावर कितना? तो -14 के बराबर होता है। तो मेरे भाई इस रिलेशन को तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये हमारा अम्ल को दिखाता है, ये हमारा क्षार को। तो H प्लस जितना ज्यादा उतना ज्यादा अम्लीय है, OH माइनस जितना ज्यादा उतना ही हमारा क्षारीय है, और दोनों जब मिलता है 10 के पावर हमारा -14 हो जाता है। अब इस परिस्थिति में ये रिलेशन अगर हम लोगों को पता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग आंसर कर सकते हैं। आंसर क्या करेंगे? तो हम लोग इसी से क्या निकालेंगे? तो हम लोग यहां से H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डेटा है। तो हम कहेंगे ये हमको दे रखा है,
तो यहां पर हम क्या करेंगे, 10 के पावर माइनस ऊपर में 14 कर देंगे, और इसका वैल्यू कितना दे रखा, तो 10 के पावर यहां पर माइनस 12 दे रखा, यानी कि आप OH माइनस से यहां पर डिवाइड करोगे। आप किससे डिवाइड करोगे, तो OH माइनस से कंसेंट्रेशन से डिवाइड करोगे, और ये 10 के पावर तो माइनस 14 आपका था ही, नीचे में 10 के पावर माइनस 12 से डिवाइड करोगे। तो मेरे भाई जब नीचे और ऊपर, जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो बेस सेम और पावर हमारा जुड़ जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में ये 10 के पावर हमारा -2 बच जाएगा, यानी H प्लस का जो कंसेंट्रेशन निकल करके आएगा वो हमारा कितना, तो हम कहेंगे 10 के पावर -2 हमारा मोल पर लीटर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर पीएच मान आपको निकालना तो आप आसानी से निकाल सकते हो। पीएच मान नेगेटिव लॉग के साथ हमारा क्या होगा, तो नेगेटिव लॉग हमारा H प्लस का कंसेंट्रेशन हम लोग लेंगे, तो नेगेटिव तो हमारा होगा ही होगा, साथ ही साथ लॉग में H प्लस का जो कंसेंट्रेशन आपने निकाला 10 के पावर -2, आप इसको यहां पर रख दीजिए। और थोड़ा भी अगर आपको लॉग का कंसेप्ट पता होगा तो लॉग का मेरे भाई बेस 10 होता है, ये हमेशा याद रखना है। ln का बेस e होता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी पावर में होगा, जो भी इसके पावर में होगा वो आकर के गुणनफल में आ जाएगा। तो यहां माइनस ऑलरेडी ये माइनस लेकर के फिर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर लेगा, और ये 2 लॉग हमारा हो गया, और यहां पर 10। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि लॉग का जो बेस होता है वो छुपा हुआ होता है, 10 होता है, इनडायरेक्टली आपको समझना पड़ेगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए अगर लॉग हमारा 10 होता है, लॉग अगर हमारा 10 होगा, अगर बेस भी हमारा 10 हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए ये 2 गुना में हमारा 1 हो जाएगा। तो कंप्लीट रूप से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो पीएच मान निकल करके आ गया हमारा वो 2 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो पीएच मान हमारा यहां पर 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके क्या हो जाएंगे, तो यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए राधे राधे सभी लोगों को, नमस्ते। और आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कीजिए। और दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं सभी का आपको फॉर्मूला के साथ एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एकुमुलेशन से ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और एकुमुलेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, आपको काम करते रहना पड़ेगा, आपको पढ़ाई एकदम करते रहना पड़ेगा। पढ़ाई सबको बोझ लगता है, दुनिया का सबसे गंदा काम, अगर दुनिया का सबसे गंदा नहीं, दुनिया का सबसे बढ़िया काम पढ़ाई होता है। दुनिया में सबसे भारी काम अगर किसी को कोई बोलता है तो वो पढ़ाई ही होता है, इसलिए पढ़ाई में किसी को सबको भारी लगता है। ऐसा नहीं कि वो आप हैं, सबको ऐसा फील होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े। तो और भी रिलेशंस हमारे सामने होता है, जैसे कि अगर हम ये भी बोल दें कि पीएच वैल्यू प्लस में पीओएच जो हमारा वैल्यू होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो मेरे भाई ये 14 के बराबर होता है। ध्यान रखना, ये भी रिलेशन हमारे सामने है। अभी आपने क्या पढ़ा कि H प्लस का जो कंसेंट्रेशन होगा और गुणनफल में OH माइनस का जो कंसेंट्रेशन होगा, ये दोनों हमारा 10 के पावर -14 के बराबर होता है। और ये भी चीज हमारा होता है कि पीएच मान अगर आप कैलकुलेट करते हो तो मेरे भाई नेगेटिव लॉग के साथ हमारा क्या होगा, तो यहां पर H प्लस का कंसेंट्रेशन हो जाएगा। अगर आप POH मान अगर कैलकुलेट करते हो तो यहां पर भी नेगेटिव लॉग के साथ आपका क्या होगा, तो OH माइनस निकालना पड़ेगा आपको। तो यहां पर अगर आपको OH निकालना है तो यहां पर OH रखेंगे, यहां H निकालना है तो H प्लस का कंसेंट्रेशन लिखते हैं। तो ये सब हमारा फॉर्मूला होता है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और इन्हीं सभी को फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग काम करते हैं। मुनाब जी क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की जो परत चढ़ जाती है इसको एनोडाइजिंग कहते हैं, और एनोडाइजिंग जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है, अगर हम एल्युमिनियम के ऊपर, एल्युमिनियम की सतह पर, ध्यान रखना, एल्युमिनियम की सतह पर, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की जो परत चढ़ जाती है, किसकी, तो मेरे भाई ऑक्सीजन की, यहां पर ऑक्सीजन की जो परत चढ़ जाती है, ऑक्सीजन की जो परत चढ़ जाती है, ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एनोडाइजिंग के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली में हमारा क्या कहलाता है, इसको हम लोग यहां पर एनोडाइजिंग के नाम से जानते हैं। ये हमारा एनोडाइजिंग कहलाता है। तो यहां पर एक बात तो क्लियर हो गया कि एल्युमिनियम के ऊपर में अगर ऑक्सीजन का परत चढ़ जाएगा तो उसको एनोडाइजिंग कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो एनोडाइजिंग हमारा प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पर ये हमारा काम करता है, इसके सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रिंसिपल होता है। एकदम मेरे भाई इसको जरूर यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन होता है कि हमारा एनोडाइजिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इस इलेक्ट्रोलिसिस का जो कंसेप्ट दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये सभी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस इलेक्ट्रोलिसिस के कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, याद रखना मेरे भाई वो हमारा फैराडे के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, तो हमारा ये फैराडे के द्वारा दिया गया। ये सब आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप यहां पर सीधा सीधा कहेंगे ये हमारा एनोडिंग या एनोडाइजिंग हम लोग कहेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा, एनोडाइजिंग ही कहना चाहिए।
आगे हम लोग चलते हैं, और कैटिनेशन जो हमारा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्लस और माइनस जब फॉर्म करता है तो वहां पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी आती है, ये रिएक्शंस के अंतर्गत हमारा होता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर क्या दिया, ए ऑप्शन से राइट हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं होगा। तो मेरे भाई आयनिक कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके द्वारा प्रदर्शित नहीं जो करता वो आपको बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, अगर हम यहां पर किसकी बात करते हैं, हम यहां पर आयनिक यौगिक की बात करते हैं, यानी कि हम यहां पर आयनिक कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो इसके बारे में आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर हमारा ये आयनिक कंपाउंड है, यदि ये हमारा क्या है तो कहेंगे यहां पर आयनिक कंपाउंड है, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन या आयनिक यौगिक का निर्माण तभी होता है जब एक धातु होगा और दूसरा अधातु होता है। तो याद रखना मेरे भाई, इसमें धातु और अधातु अगर होंगे, धातु और अधातु के बीच में आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। तो एक धातु दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, यहां पर अधातु होना चाहिए तभी होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो धातु और अधातु जब तक नहीं मिलेगा तब तक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये जान लीजिए। दूसरी बात मेरे भाई, यहां पर हम अगर जब कभी भी आयनिक यौगिक को देखते हैं तो ये हमारा मजबूत कंपाउंड होता है। ये कैसा कंपाउंड होता है तो हम लोग यहां पर कहेंगे ये हमारा मजबूत कंपाउंड होता है, मजबूत यौगिक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, जितने भी आप यौगिक देखते हैं सभी में मजबूत यौगिक आपका कौन होता है, तो आयनिक ही होता है। चूंकि आपको यह डेटा एकदम याद रखना पड़ेगा, चूंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, अगर ये मजबूत यौगिक हमारा होगा तो तीसरा पॉइंट से भी आप कह सकते हैं कि इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होता है। तो मेरे भाई इसके उच्च क्या होंगे तो कहेंगे उच्च, यहां पर क्वथनांक की हम बात करेंगे, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है तथा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी उच्च होता है, तथा गलनांक भी इसका क्या होगा तो कहेंगे यहां पर ये दोनों उच्च होता है। तो इसका गलनांक भी कैसा होगा तो कहेंगे ये भी उच्च होगा, क्योंकि इस परिस्थिति में हम उच्च कह रहे हैं क्योंकि यहां पर मजबूत बंधन का निर्माण करता है, मजबूत यौगिक बनाता है। मजबूत यौगिक अगर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों उच्च होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि आयनिक कंपाउंड हमारा क्या करता है तो गलित अवस्था में, किस अवस्था में तो हम लोग कहते हैं यहां पर गलित अवस्था की हम बात करते हैं, यानी कि लिक्विड फेज में हम कहेंगे गलित अवस्था में ये विद्युत का क्या करता है तो कहेंगे विद्युत का संचरण करता है, या फिर आप कह सकते हैं ये विद्युत धारा का यहां पर क्या कहते हैं तो इसमें हम लोग विद्युत धारा का ये यहां पर सुचालक कहलाता है। गलित अवस्था में विद्युत धारा का क्या होता है कहेंगे विद्युत धारा का ये सुचालक होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन गलित अवस्था में सुचालक होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये किस अवस्था में सुचालक होगा तो गलित अवस्था में सुचालक होगा। यहां पर मेरे भाई इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो गलित अवस्था कहने का मतलब है लिक्विड फेज की हम बात करते हैं। हम किसकी फेज की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर हम लिक्विड फेज की बात करते हैं। अगर ये लिक्विड फेज में होगा तो उस परिस्थिति में आयंस में टूटेगा, और जब आयंस में टूटेगा तो उससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। हम लोग जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है वो आयन से कारण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप बता दीजिए कि आपके सामने में बोला गया कौन सा सही नहीं है, तो मेरे भाई ये हमारे जल में विलय होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला भी पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा, ये हमारा आयंस में टूट जाता है और हमारा ये जल में विलय होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ये जल में कैसा होगा कि ये हमारा जल में विलय होता है, और जल में विलय होकर के जैसे कि मान लेते NaCl की बात करते हैं तो NaCl नमक है और पानी में जैसे ही डालोगे तो उसमें घुल जाता है। Na अलग Cl अलग, Na क्या है तो कहेंगे सोडियम, क्लोरीन क्या है तो हमारा हम कहेंगे Na हमारा क्या तो सोडियम, सोडियम एक धातु होता है, और Cl क्या तो कहेंगे क्लोरीन, क्लोरीन हमारा अधातु होता है। धातु और अधातु के बीच में बंधन हमारा आयनिक बंधन बनता है, लेकिन पानी में जैसे ही जाता है वो हमारा घुलनशील हो जाता है, इसलिए आयंस में टूट जाता है और हम कहेंगे वो जल में हमारा विलय हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई अगर हम लोग देखते हैं इतने स्टेटमेंट को देखने के बाद हम लोग को क्या पता चला कि ये स्टेटमेंट हमारा राइट है और ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। ये स्टेटमेंट मेरे भाई यहां पर रॉन्ग हो गया और रॉन्ग को ढूंढना था, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा गलत हम इसको इसलिए ठहरा रहे हैं, गलत हम इसलिए कह रहे हैं मेरे भाई, तो ये गलित अवस्था में कहता है, तो गलित अवस्था में विद्युत का चालक होगा, ये ठोस अवस्था में बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर ठोस अवस्था की जगह पर क्या होना चाहिए, गलित अवस्था होना चाहिए, यानी लिक्विड फेज की हम बात करेंगे तो ये सही होता। तो सॉलिड फॉर्म अगर सॉलिड में रहेगा तो आयंस में नहीं टूटेगा, आयंस में नहीं टूटेगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। तो आपको यहां ध्यान रखना, गलित अवस्था में क्या करता है, लिक्विड फेज में क्या करता है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को वह क्या करता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जाने देता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहां पर ब्यूटेनॉन की अगर हम बात करते हैं तो एक बात आपको पता है मेरे भाई, अगर ब्यूटेनॉन की बात करें इसमें कितने कार्बन के बने हुए, तो 4 कार्बन का बना हुआ, इसलिए यहां पर चरतु कार्बनिक यौगिक बोला गया, 4 कार्बन से बना हुआ हमारा है। क्योंकि मीथेन के बाद मीथेन होता है, फिर इथेन होता है, फिर आपका प्रोपेन होगा, फिर ब्यूटेन होगा, फिर पेंटेन होगा, फिर हेक्सेन होगा, फिर हेप्टेन होगा, ऐसे होता है। तो मीथेन में 1 कार्बन,
फिर इथेन में 2 कार्बन, फिर आपका प्रोपेन में 3 कार्बन, फिर आपका ब्यूटेन में 4 कार्बन, पेंटेन में 5 कार्बन। ये तो याद रखना पड़ेगा आपको ये सब चीजें। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग यहां पर देखना चाहते हैं तो ब्यूटेन हमारा कितने कार्बन से बना हुआ है, तो 4 कार्बन से बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है कि मेरे भाई इसके जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा, जिसके फंक्शनल ग्रुप की बात कही गई है, आपसे किसके बारे में पूछा गया है, इसका फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज आप जान लीजिए मेरे भाई, जैसे कि अगर कीटोन की बात करते हैं, अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे यहां पर C डबल बॉन्ड O हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा। इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, ये हमारा कीटोन का होता है। और कीटोन में आप देखिए जो फंक्शनल ग्रुप आपका होगा लास्ट में आपका ONE ओन लगा हुआ रहता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कीटोन। जैसे कि अगर आप प्रोपेनॉन की बात करते हैं या ब्यूटेनॉन की बात करते हैं तो आपको पता चल रहा होगा, नाम से पता चलता होगा ये ब्यूटेनॉन की बात करता है, NONE छुटा हुआ तो ओन की बात कर रहा है, ओन लगा हुआ, इसका मतलब ये कीटोन ग्रुप का है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप से पता चल रहा है कि ये कीटोन का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा कितना होगा, तो हमारा ओन हो जाएगा, ONE ओन की हम बात करेंगे। लेकिन इसी तरीके से आपको और भी चीजें का फंक्शनल ग्रुप कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। जैसे कि हम अल्कोहल की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना, ये जो अल्कोहल होता है इसमें आप देखेंगे कोई भी अल्कोहल, अरे यार कोई भी अल्कोहल को अगर आप यहां पर लिखते हो, क्या हो रहा है, अगर कोई भी अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, कोई भी अल्कोहल को अगर लिखोगे तो आप देखना इसमें OH ग्रुप हमारा आ जाता है। जैसे कि इथाइल अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भी अल्कोहल हमारा होगा उसमें Al जो आपको यहां पर लिखा हुआ है, ये Al इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इसके लिए अल्कोहल के लिए हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप यहां लगा हुआ और इसके साथ OH लगा हुआ रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, और ये अल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं इथेनॉल की बात करते हैं, इथेनॉल में C2H5 हमारा R के जगह पे होगा और इसी से जुड़ा हुआ क्या होगा, तो कहेंगे OH ग्रुप होगा, इसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं। इसी में अगर मान लेते हैं कि यहां पर हमारा 1 कार्बन का होगा तो कहेंगे यहां पर हमारा कितना, तो कहेंगे यहां पर CH3 की हम बात करेंगे और साथ में हमारा OH लगा हुआ है, तो हम कहेंगे यहां पर हमारा ये मिथेनॉल हो जाएगा। तो इसको इथेनॉल पढ़ दिए, इसको हम लोग क्या पढ़ दिए, तो यहां पर इसको हम लोग यहां पर इथेनॉल पढ़ दिए। ये हमारा यहां पर ये हमारा इथेनॉल हो गया और ये हमारा क्या होता है यहां पर मिथेनॉल हो गया। तो एक हमारा इथेनॉल और दूसरा हमारा क्या होता है, यहां पर हम मिथेनॉल की हम बात कर रही है, ये हमारा मिथेनॉल हो गया। तो यहां पर Al लगा हुआ रहेगा, आपको ध्यान रखना Al इसका फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ही करके और भी आपका होता है, एल्डिहाइड का भी होता है, ईथर का भी होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं किसका, अगर हम ईथर की बात कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो ईथर होता है इसका अगर फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करेंगे तो हमारा कैसा लिखाएगा, तो RO और यहां पर हमारा क्या होता है R डैश हो, यानी कि दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। अगर यहां पर CH3 है तो यहां पर C2H5 होना चाहिए, यानी कि दोनों डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए R और R डैश हमने लिखा है। और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा होता है वो किस फॉर्म में होगा, तो COOH फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा लिखा जाता है। एल्डिहाइड के बारे में आपको अगर लिखना है तो आप एल्डिहाइड को भी आप लिख सकते हैं। अगर एल्डिहाइड के बारे में अगर लिखना होगा तो एल्डिहाइड को भी आप दिखा सकते हैं। और एल्डिहाइड हमारा कैसा हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर इसके लिए हमारा कैसा होता है कि यहां पर RC डबल बॉन्ड O और इसके साथ हमारा OH ग्रुप लगा हुआ रहता है, इसको एल्डिहाइड हम लोग कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आपको सबका थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किसी भी सूरत में कहीं से भी आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए ये तो आसान था इसलिए आपने पकड़ लिया और आप आसानी से कह दिया। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अभी लगातार मेरे भाई जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दीजिए क्या करेंगे आंसर। आपके सामने है मुरली जी, बताइए, आकांक्षा जी बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, एक बार जल्दी से फास्ट बता दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे। बफरिंग बहुत हो रहा है, वो आपके नेट का इशू होगा, थोड़ा सा नेट को आप रिफ्रेश कर लीजिए, चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख करके बता दीजिए। इसमें से हमारा संकलन रिएक्शंस, आकांक्षा जी कह रही हैं संकलन रिएक्शंस होगा। संकलन रिएक्शन कहने का मतलब एडिशन रिएक्शन, संकलन रिएक्शन कहने का मतलब एडिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर एडिशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है सर, 6 to 8 में मैथ में साइंस 6 to 8 मैथ एंड साइंस 68 मार्क्स EWS फीमेल सेफ है क्या सर, प्लीज रीड करिए, बहुत टेंशन हो रही है AP क्लासेस का कहना। अब देखिए हम भगवान तो नहीं है,
इसीलिए जो कुछ भी आप न्यूज सुन रहे होंगे, चाहे आप यूट्यूब चैनल पर जितने भी न्यूज सुन रहे होंगे, कट ऑफ इतना जाएगा, कट ऑफ उतना जाएगा, कट ऑफ उतना जाएगा, सब ऐसा अनुमान लगाता है और हम आपको बोल देंगे आपका हो जाएगा, आप मान लीजिएगा, आप परवाह नहीं कीजिएगा। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जिस फेज में हैं उस फेज से हम भी गुजरे हैं, इसलिए आपके सामने में जो इन सब चीजों की जो सामने मैसेज आता है कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, जहां सुने उसको वहीं भूल जाइए और आप अपने आप को सोचिए कि हम अपने आप को हमेशा तैयार करें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फाइनल सिलेक्शन जब तक आपका किसी भी चीज में नहीं हो जाता तब तक आपको लगातार मेहनत करना चाहिए, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि इसमें से ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं मैंने एक बार किया दोबारा नहीं करूंगा, वो अलग बातें हैं। लेकिन अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये होना चाहिए जब तक मेरा फाइनल कुछ नहीं हो जाता तब तक हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। वो खराबी नहीं करेगा, वो हमेशा आगे चल करके अच्छा ही होगा, वो कभी आपको बेकार नहीं कर सकता है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, जो होना होगा वो हो जाएगा, क्योंकि आपने जो किया है उसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा, चाहे आज हो या कल हो। जितने दिन में रिजल्ट आ जाता है, हमको तो लगता है कि अब हो सकता है कि रिजल्ट में थोड़ा देरी भी हो जाए, लेकिन आपको सितंबर में अगर रिजल्ट का ये अगर लग रहा है तो सितंबर में रिजल्ट आएगी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आगे टीआरई 4 का भी एग्जाम अगर देना है तो आप सभी लोग लगे रहिए, क्योंकि टीआरई 4 के लिए फिर किसी के पास मौका कम समय मिलेगा। और वैसे बच्चे जिनके मार्क्स कम आ रहे हों उनको तो जान जी लगा करके लगना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि टीआरई 4 एग्जाम तुरंत ले ले, 1-2 महीने के बाद ले लेगा, फिर क्या करोगे? तैयारी पहले से अगर बेहतर रहेगी तो आप उस एग्जाम में अच्छा करोगे। इसलिए अपने पास अगर है तो आपको काम करना है। दुनिया क्या करती है उसको भूल जाइए, दुनिया क्या कहती है उसको भूल जाइए, अपना आपका दिल क्या कहता है वो करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को हम लोग चलते हैं। बिल्कुल, अगला जो हमारे सामने में क्वेश्चन है इसको हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं। यहां पर मेरे भाई तेल की बात कही जा रही है, जो हमारा तेल को बात कर रहा है कि तेल की बात कही जा रही है, और तेल में किसका इस्तेमाल करते हैं? पैलेडियम या निकेल का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना मेरे भाई, पैलेडियम या निकेल की बात करते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। ये हमारा उत्प्रेरक की स्थिति में इस्तेमाल आता है, यानी कि उत्प्रेरक की स्थिति में जब हम लोग उससे क्या कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं। हाइड्रोजन हमारा गैस होता है, जब उसको पास कराते हैं या अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें वसा प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है हमें तेल से वसा प्राप्त हो रहा है। तो वसा जो हमारा ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और तेल हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो मेरे भाई तेल की अगर हम बात करते हैं ये कैसा होगा, तो आपको ध्यान रखना ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा होता है। और अगर वसा की बात करते हैं तो ये हमारा कैसा, तो कहेंगे यहां पर हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, अगर कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन अगर कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। वैसे तेल की बात करते हैं, आपको डबल बॉन्ड लेकर के आता है। तो यहां पर आपका एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, अगर ये डबल बॉन्ड हमारा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में अगर परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम कहेंगे इस तेल को हम फैट में, तेल को हम लोग वसा, यानी वसा कहने का मतलब हम घी की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? तो वसा कह दे या फिर घी कह दे, दोनों एक ही चीज है। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि अगर हम तेल की बात करते हैं, तेल से हम क्या बनाते हैं? अगर तेल से हम यहां पर घी बनाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ता है? तो यहां पर जो कैटलिस्ट आप यूज करते हैं वो निकल आपका उत्प्रेरक होता है। लेकिन किसके प्रेजेंस में? तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में आप ऐसा करते हैं। तो जो तेल होता है वो घी में परिवर्तित हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजनीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं, या इसी को हम लोग हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देंगे? तो यहां पर हाइड्रोजनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। और जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हमारा होता है, इसी में हम कहेंगे जो हमारा तेल होता है वो हमारा घी में परिवर्तित हो जाता है, और ये हमारा अनसैचुरेटेड जो हमारा होता है वो हमारा सैचुरेटेड फैट में निर्माण हो जाता है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा ये कैसी अभिक्रिया होती है। तो ध्यान रखना, इसमें हम लोग को क्या समझना है, यहां पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे थे। तेल वाला हमारा क्या होता है? डबल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इसका मतलब 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन यहां भी, 2 हाइड्रोजन हमारा यहां भी होगा। इससे हमारा क्या बना? तो कहेंगे इससे हमारा यहां पर क्या बना? घी बन गया। और हम कहेंगे ये सिंगल सिंगल बॉन्ड का होगा। इसका मतलब 3 हाइड्रोजन यहां पर, 3 हाइड्रोजन यहां पर। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं?
पहले से इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन था, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था, अब क्या हो रहा था, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन के साथ कितना, तो 3 हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब जो हाइड्रोजन गैस आपने रिएक्शन करवाया था इसका, ये हाइड्रोजन गैस जाकर के इसमें जुड़ गया। इसका मतलब है मेरे भाई, ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे इसको संकलन अभिक्रिया, और इसको हम लोग यहां पर कह सकते हैं कौन सा अभिक्रिया, तो हम कहेंगे ये हमारा एडिशन रिएक्शन होगा, चूंकि हाइड्रोजन जाकर के ऐड हो गया इसमें। पहले हाइड्रोजन 2-2 था, अब हाइड्रोजन 3-3 हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो ये संकलन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कलेक्शन रिएक्शन नहीं कहते हैं, इसको एडिशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको ध्यान रखना है इसको कैसे रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये हमारा योगात्मक अभिक्रिया, जिसको हम लोग यहां पर एडिशन रिएक्शन कहे तो ये हमारा ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाई, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग यहां पर तेल को अगर घी में परिवर्तित करते हैं तो हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो निकल का यूज करते हैं या फिर पैलेडियम का इस्तेमाल करते हैं, और किसके प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कल की क्लासेस में, अगर आहार नाल की अगर हम बात करते हैं तो आहार नाल की जो लंबाई होती है 9 मीटर होती है, और आहार नाल हमारा कहां से कहां तक होता है, हमारे मुंह से लेकर के हमारे एनस तक होता है। यहां तक की जो लंबाई होती है, जहां तक भोजन का पाचन होता रहेगा, जहां तक भोजन का अवशोषण होता रहेगा, जहां पर जल का अवशोषण होता रहेगा, वहां से लेकर के वहां तक हम के आहार नाल होता है। तो आहार नाल में आपसे क्या पूछा है कि यहां पर पेशीय संकुचन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई कि आहार नाल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या, तो यहां पर हम कहेंगे आहार नाल की हम बात करते हैं। तो आहार नाल में आपको ध्यान रखना कि मस्कुलर जो कंट्रैक्शन होता है इस आहार नाल के अंदर, हम आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे गले के पास हम लोग जब भोजन वगैरह करते हैं तो हमारे आहार नाल का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग एसोफेगस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानते थे, इसको हम लोग यहां पर एसोफेगस कहते हैं। और ये एसोफेगस जो हमारा होता है ये विंड पाइप में नहीं होता है, ये हमारे फूड पाइप में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एसोफेगस कहां पे होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारे फूड पाइप में प्रेजेंट होता है। कहां पे, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई ये हमारे फूड पाइप में ये प्रेजेंट होता है। कहां पे, तो फूड पाइप में होता है। तो जिस एसोफेगस की हम बात कर रहे हैं वो कहां पर होगा, तो कहेंगे हमारे यहां पर, हम कहेंगे फूड पाइप में होगा, जो हमारा भोजन की नली होती है उसमें होता है। लेकिन इस एसोफेगस में हम कहेंगे कि हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। इसमें कैसा मूवमेंट होगा, तो कहेंगे इसमें हमारा यहां पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। और इसी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के अंतर्गत हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हमारा दोनों होता है। यानी कहने का मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, उस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब इसमें संकुचन होगा, सिकुड़ेगा। संकुचन कहने का मतलब हम लोग सिकुड़ने की बात कहते हैं। और अगर एक्सपांशन की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, एक्सपेंशन में मतलब होता है फैलना, हम कहेंगे यहां पर हम फैलने की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग संकुचन या फैलने की अगर बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का जो प्रोसेस होता है, जो हमारा मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। और इसी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण हमारा जो भोजन होता है मुंह से पेट में चला जाता है। तो मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आपको इस तरह से रिलेट करता है कि किस मूवमेंट के कारण, किस गति के कारण हमारा जो भोजन होता है वो कहां, तो कहेंगे भोजन जो है मेरे भाई ये भोजन कहां से कहां, तो भोजन मुंह से कहां, तो कहेंगे भोजन मुंह से पेट में चला जाता है। भोजन मुंह से कहां, तो पेट में चला जाता है, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। और उस मोमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मोमेंट के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे एसोफेगस में होता है, जो कि हमारा फूड पाइप होता है, उसमें ऐसा मूवमेंट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक चीज आप जान लीजिए कि पाचन की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि संकुचन को क्या कहते हैं वो बोलता है। तो संकुचन को क्या कहते हैं, संकुचन को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। क्या इसको अवशोषण कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसको परिसंचरण कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसमें से कोई नहीं होगा। तो आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको आंसर करना है। अब पता चलेगा कि ई हो जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ई जिनके भी हैं उनके राइट हैं। आप सभी लोग लगातार, इसका मतलब है मेरी क्लासेस को वॉच कर रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, आप जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लासेस को वॉच करते रहिए। और जितने भी पॉइंट्स आप सीखते हैं सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से हमेशा डिस्कस करते रहिए, नोट्स बना करके लिखते रहिए। देखिएगा अलग से आपके माथे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट को भी हम यहां पर कहना चाहते हैं जो स्टूडेंट सिर्फ हवाबाजी करते हैं। हवाबाजी करने वाले स्टूडेंट का कुछ नहीं होना होता है। आपको आपको कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन लेना है, समय बहुत कम होगा। आपको लगता होगा कि टीआरई 4 का एग्जाम कब होगा, सभी इसी उम्मीद में है कि टीआरई 4 का एग्जाम 5 महीना 6 महीना के बाद होगा। हम आपको कहना चाहते हैं टीआरई 4 का एग्जाम अक्टूबर नवंबर में कभी भी हो सकता है। तब आप क्या करोगे,
एग्जाम तो समय समय पे हो जाएगा, उस समय आपसे थोड़ी पूछेगा कि एग्जाम लें कि ना लें, आपका तैयारी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। तो इसके पहले आप अलर्ट रहिए, आपको चतुर बन के रहना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप पढ़ाई में मन लगाते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, बाद में कि जो होगा वो देखते रहना है, जो होगा देखा जाएगा, उसको आप दिमाग में मत बैठाइए, जो होगा होगा। उसके लिए बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ, मेरी दीदी का हो गया सिलेक्शन टीआरई 1 में, आपका भी हो जाएगा, बस मेहनत करते रहिए और सही से मेहनत कीजिएगा तो सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में एंजाइम्स की बात कही जा रही है, और एंजाइम्स में पूछा है कि वह एंजाइम आप बता दीजिए जिस एंजाइम के द्वारा क्या होता है। तो जो सुक्रोज हमारा होता है मेरे भाई, सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं तो ये सुक्रोज हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल गया, यानी कहने का मतलब है ये हमारा डाइसैकराइड होता है। तो डाइसैकराइड का हम कहेंगे डाइसैकराइड हमारा किसमें, तो दो को हमारा मोनोसैकराइड, तो ये मोनोसैकराइड, ये भी मोनोसैकराइड, ये लेकिन डाइसैकराइड होता है। तो एक डाइसैकराइड हमारा दो मोनोसैकराइड में बदल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि सुक्रोज अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है तो उसके लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा वो कौन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा, तो उसको सुक्रेज कहते हैं। याद रखना पड़ेगा, ये बायोलॉजिकल टर्म है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम लोग यहां पर सुक्रोज की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर सुक्रोज की बात करते हैं तो ये डाइसैकराइड होगा, जब टूटेगा तो दो मोनोसैकराइड होगा, और किसमें बदलेगा, तो एक ग्लूकोज होगा और दूसरा हमारा यहां पर फ्रक्टोज होगा। तो एक ग्लूकोज दूसरा हमारा फ्रक्टोज हो गया, ये भी मोनोसैकराइड, ये भी हमारा मोनोसैकराइड होता है, आपको ध्यान रखना है। और ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो एंजाइम हमारा काम करेगा वह एंजाइम कौन होगा। तो याद रखना मेरे भाई कि इस जगह पर जो एंजाइम हमारा काम करेगा, जो इसको तोड़ने में हमारा ये एंजाइम काम करेगा, सुक्रोज को तोड़ने में एंजाइम काम करेगा, वह एंजाइम हमारा कौन होगा, तो कहेंगे यहां पर सुक्रेज एंजाइम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सुक्रेज एंजाइम हमारा हो गया, कौन सा, तो कहेंगे जो एंजाइम यहां पर होगा वो सुक्रेज एंजाइम होगा, और ये क्वेश्चंस कई बार आता है। दूसरी तरीके से आपको ध्यान रखना है, जैसे हम लोग लाइपेज की बात करते हैं मेरे भाई, लाइपेज की अगर बात करते हैं तो लाइपेज एंजाइम की अगर हम बात करते हैं, लाइपेज क्या करता है, तो वसा का पाचन करता है, ये इसका काम होता है, ये वसा का पाचन करता है। इसी तरीके से और भी चीजें अगर आपको समझना है, जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोगों के मुंह में क्या होता है, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाते हैं। हम लोग जो कुछ भी खाना पीना खाते हैं, गेहूं धान जो भी हम लोग खाते हैं, उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होगा, तो कहीं यहां पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो इस कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करेगा वो कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना यहां टाइलिन एंजाइम, या फिर आप यहां पर एमाइलेज एंजाइम को आप याद कीजिए। कौन एंजाइम होगा, तो यहां पर एमाइलेज एंजाइम की हम बात करेंगे, और ये एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद ये किस में परिवर्तित करेगा, तो कहेंगे यहां पर माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमारे ये क्रिया हमारे मुंह में हो जाता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। अगर जिस परिस्थिति में जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लगातार अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो इस तरह से आपसे बनता चला जाएगा। अगर लैक्टोज अगर हमारा लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को क्या करता है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ता है, तो ये भी चीज आप जान लीजिए। अगर हम लोग लैक्टेज एंजाइम की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, आपने सुना होगा लैक्टोज के बारे में, तो इस लैक्टोज को क्या करता है, तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ता है, एक ग्लूकोज दूसरा भी ग्लूकोज ही फॉर्म करेगा, लेकिन इसमें जो एंजाइम हमारा यहां पर काम करेगा, जो एंजाइम हमारा यहां पर काम करेगा, उस एंजाइम की अगर हम बात करते हैं वो एंजाइम दूसरा कोई नहीं है, वो लैक्टेज एंजाइम है। ये लैक्टोज नहीं है, ये लैक्टेज है, ये लैक्टेज है, ये लैक्टेज ए एसिड एज होगा, तो ये लैक्टेज एंजाइम ऐसा काम करता है। ये सब लगातार आपको पढ़ते रहने से होगा, ये जो सोचिएगा एक बार में हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, लगातार आप हर चीज को पढ़ते रहेगा, लगातार आप हर चीज को पढ़ते रहेगा, तब जाकर के आपका एकुमुलेशन अगर बढ़ता चला जाएगा, आप यूज्ड टू हो जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में गलती भी कम होगा और आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। आगे चलते हैं, और भी जैमेज एंजाइम वगैरह भी होता है, हमने कई बार आपको पढ़ा रखा है, लेकिन आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस का आंसर आप सभी लोग करके बता दीजिए। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है, याद रखना मेरे भाई, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अगर आपसे कोई ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करता है तो याद रखना, अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या होगा, तो यहां पर ध्यान रखेंगे जो ग्लाइकोलिसिस हमारा होता है, ये क्या होता है, कहेंगे ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो कहेंगे ग्लूकोज के टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो ग्लूकोज के टूटने की जो प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज के टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये क्रियाएं जो होती है सबसे पहली बार कहां पे होती है, तो याद रखना मेरे भाई, ग्लाइकोलिसिस की जो क्रियाएं होती है ये कहां पे होगी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलिसिस जो ये हमारा क्रिया होता है ये कहां पर होगा, तो ये क्रियाएं कहां पर होती है, ये
आपको फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है वो कहां पर होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है ये कहां पर? तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता है। कहां पर? साइटोप्लाज्म की हम बात करेंगे। साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कोशिका द्रव के नाम से हम लोग जानते हैं। साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। उसी में ये क्रियाएं होती है, इस बात को ध्यान रखना। और जब ये क्रियाएं होती है तो उस समय ग्लूकोज टूटेगा तो हमें एनर्जी प्राप्त होगा और हम कहते हैं वहां पर 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसी साइटोप्लाज्म में जब ये टूटता है तो कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण करेगा मेरे भाई? तो याद रखना 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया कहां पे होगी? तो हमारे कोशिका द्रव में होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग यहां पर बात करें किसका, तो अगर हम लोग श्वसन की क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई कि जो श्वसन की क्रिया होती है, ये जो श्वसन की क्रिया होगी वो कहां पर होती है? तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पे होगा? तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं उसमें होता है। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं और कुछ नहीं, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल हम लोग कह देते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम लोग राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो राइबोसोम हमारा क्या, तो कहेंगे प्रोटीन का फैक्ट्री जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसको हम लोग राइबोसोम के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि राइबोसोम जो हमारा होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है और इसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम आपने सुना होगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर रफ में क्या होगा, तो कहेंगे रफ पर राइबोसोम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होता है और वहां पर भी हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, क्योंकि वहां पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की जो कहानी है, मैंने आप लोगों को बोला था इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो लगातार क्लास कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे को अगर नहीं पता होगा तो अखंड ज्योति बैच से उनको आप जुड़ने के लिए या फिर आपके जो भी लोग देख रहे होंगे उनको हम बता देना चाहते हैं ये कंप्लीट रूप से हमारा ऑनलाइन ये क्लासेस चलता है। और अगर ये कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस हमने दिया है तो ये पूरा का पूरा थ्योरी क्लासेस होगी और इस थ्योरी की क्लासेस में हम लोग बहुत कुछ को क्लैरिटी के वे में सीखते हैं। जहां जहां एग्जाम में क्वेश्चन को फोकस किया गया हर एक चीज को फोकस करके हम आपको बताते रहेंगे। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं, इसमें अखंड ज्योति बैच में हम आपको फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ में आपको बायो, ये तीनों क्लासेस आपकी होगी। इस बैच की सबसे ज्यादा खासियत ये है कि इस बैच में हम आपको थ्योरी तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम आपको लगातार करा देंगे। इससे क्या होगा कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके बनते चले जाएंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। इससे आपकी तैयारी, हम कहेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और बाद में मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस बनाते रहिए, टेस्ट वेस्ट देते रहिए और आप लगातार, आपको लगेगा कि हम फ्लो में हैं और आसानी से काम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने बेसिक तैयारी की वजह से, अगर बेसिक अच्छा नहीं होगा तो उनकी वजह से उनकी गलतियां ज्यादा हुई होगी। वो किसी से भी होता है, आप भी इंसान है, इंसान सब होता है, सबसे गलतियां होती है। लेकिन अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अखंड ज्योति बैच है। 9-10 के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए अखंड ज्योति बैच है और 6 to 8, 9-10 जिनका कॉमन होगा उनके लिए अखंड ज्योति बैच है। मेरे भाई, आप दुनिया में किसी एग्जाम की तैयारी अगर करते हैं सभी के लिए अखंड ज्योति बैच आपका काम आएगा, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जहां भी साइंस की बात आएगी वहां पर आपको ये क्लासेस आपको अच्छी लगेगी और इस क्लास के एक एक क्वेश्चन से आपको लगेगा हर एक जगह, हर एक एग्जाम में हमारा क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे करना है और 6 to 8, 9, 10 में डिफरेंसेस हैं और क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंसेस होते हैं, 11, 12 आप देखिए 11, 12 के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो 11, 12 के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको 9, 10 वाले हम एक्स्ट्रा कराएंगे और जो जो कॉमन चीज होगा तो उसको साथ में करा देंगे और जो 9, 10 वाले पार्ट होंगे उसको हम एक्स्ट्रा क्लासेस देकर करवाएंगे, ताकि कोई भी तरह का कोई भी सिचुएशन हमारा क्रिएट ना हो जिसकी वजह से हमारे मार्क्स रुक जाए। हमारा कोशिश यही रहेगा कि इस अखंड ज्योति बैच से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करके और अच्छा चीज, जो चीज काम का होगा वो प्रोवाइड करके हम आपको अच्छे तरीके से तैयार करें। और अगर आप बढ़िया तरीके से तैयार हो जाओगे तो रिजल्ट मेरे हिसाब से सभी का हो जाएगा। आप देखे होंगे कि लगातार आप मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत लगातार सिर्फ करते रहिए और देखिए कैसे आपका मार्क्स बढ़ता है। नहीं बढ़ने का कोई सवाल नहीं बनता है। आप अगर 0 लेवल में है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कुछ नहीं आता है फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। आप थ्योरी, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मिसलिनियस क्वेश्चन लगातार डेली टेस्ट दीजिए, कुछ नहीं बचेगा, हर एक चीज आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी।
हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु कोष की हम बात कही जा रही है। तो मेरे भाई वायु कोष किसको कहते हैं? तो वायु कोष अगर कहीं पर बोला गया, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर जो वायु कोष हम कहते हैं ये किसको कहते हैं? तो हम लोग यहां पर किसको कहेंगे? तो याद रखेंगे मेरे भाई, इसका जो इंग्लिश नाम होगा वो हमारा क्या होगा? तो एल्वुलाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये हमारा एल्वियोलाई, आप देखिए यहां पर गौर से, ये आपको एल्वियोलाई हमारा दे रखा है। तो एल्वियोलाई तो हमें लगता है कि आप सभी लोग इससे आप इस सभी लोग इसको जानते होंगे। ये एल्वुलाई हमारा किसका? तो कहेंगे फेफड़ा का, अंदर फेफड़ा का भाग होता है ये। किसका? तो हमारा जो फेफड़ा होता है, हमारा जो लंग्स होता है उसी का पार्ट है। तो ये फेफड़ा का पार्ट है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। और इसी एल्वुलाई पर क्या होता है मेरे भाई? तो इसी एल्वुलाई पर कहते हैं, जो एल्वुलाई होता है इसको नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसी एल्वुलाई पर क्या होता है? गैस एक्सचेंज करता है। इसी एल्वुलाई पर क्या होता है? इसी एल्वुलाई पर गैस एक्सचेंज होता है। ये बात आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि ये एग्जाम में कई बार आया कि इसी पर गैस एक्सचेंज होता है। इसी पर गैस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज करने का मतलब गैस आदान प्रदान होता है। कई बार आपको गैस एक्सचेंज को इस टर्म में बोलेगा गैस का आदान प्रदान। तो मेरे भाई कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, यहां पर गैस का आदान प्रदान की अगर बात करता है, तो जो गैस का आदान प्रदान की अगर बात करता है तो वो कहां पर होगा? तो हमारे फेफड़ा के किस पार्ट में होगा? तो एल्वुलाई में होता है। अब यहां पर बात आती है कि इस एल्वुलाई में हम कहेंगे यहां पर पतली पतली संरचना, जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो पतली संरचना हमारी होती है वो हमारा क्या करता है? यहां पर पतली संरचना जो होती है, पतली पतली आपको संरचना यहां देखने को मिलेगी, और ये पतली संरचना ट्यूब जैसी आपको देखने को मिलेगी। तो पतली संरचना जो ट्यूब जैसी दिखती है उसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहां पर कैपिलरी के नाम से जानते हैं। इसमें कैपिलरी जैसी संरचना भी होती है और पतली पतली होती है, बहुत छोटी यानी पतली होती है। आप उसको जैसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। दूसरी बात ध्यान रखना है कि इसके बाहरी परत की अगर हम बात करते हैं, वायु कोष की जो बाहरी परत होती है, इसके बाहरी आवरण की अगर हम बात करते हैं, इसके बाहरी परत की अगर हम बात करते हैं, उस बाहरी परत को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? तो जो जाल जैसा फैला हुआ रहता है उस बाहरी परत को हम लोग क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, उस बाहरी परत को हम लोग यहां पर किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग यहां पर एल्वियोलर टिश्यू के सरफेस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको नाम हम लोग जानते हैं एल्वियोलर। ध्यान रखेंगे, एल्वियोलर नाम से एल्वुलाई से रिलेटेड है। एल्वियोलर सरफेस हम लोग कहते हैं, और इस एल्वियोलर सरफेस की जालीनुमा संरचना होती है, और हम कहते हैं कि इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो आपको क्वेश्चंस तो कई बार कई तरीके से पूछता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। और गैस एक्सचेंज अगर करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है। याद रखना, गैस का अगर आदान प्रदान होता है, इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा किस में? तो ऑक्सीजन में परिवर्तित कहां पर हो जाता है? हमारे लंग्स के किस भाग में? तो एल्वुलाई पर होता है। और पतली नुमा संरचना हमारा कैपिलरी भी होता है इस पे ऊपर, लेकिन इसमें कहीं दे नहीं रखा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो यहां पर एल्वियोलर सरफेस होना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रखा है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर अगर नहीं दे रखा है तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाता। बाहरी आवरण आपसे पूछा गया है, बाह्य सतह पर पूछा गया है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर धमनी की बात करते हैं तो धमनी हमारा क्या होता है? आर्टरी को हम लोग कहते हैं, और सिरा हमारा वेन्स होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये हमारा क्या करता है? इसको कनेक्ट करता है। तो सीरा का काम होता है, जो सीरा हमारे शरीर में जो सीरा होता है उससे क्या होता है? जो अशुद्ध रक्त होते हैं उनका संवहन सीरा करता है। और धमनी क्या करता है? जो शुद्ध रक्त होता है उसका संचरण हमारे बॉडी में कौन करता है? तो कहेंगे यहाँ पर धमनी करता है, शुद्ध रक्त का। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इस क्वेश्चन के बारे में आप बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है? तो मेरे भाई कौन सी रुधिर कणिकाएं, इस पर फोकस करना है कि कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। तो शरीर में कौन सी रुधिर कणिका, शरीर की अगर बात कर रहा है, तो मेरे भाई एक बात हम सभी लोग जानते हैं, हमारे शरीर में क्या होता है? तो हमारे शरीर में ब्लड होता है, और इस ब्लड के अंदर आपको पता होगा कि हमारे ब्लड में क्या होता है? तो आरबीसी भी होता है। हमारे ब्लड में क्या होता है? यहाँ पर डब्ल्यूबीसी भी होता है, और हमारे ब्लड में क्या होता है? यहाँ पर प्लेटलेट्स भी होता है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए, यहाँ पर प्लेटलेट्स भी मौजूद होता है। ये सब के सब हमारा सॉलिड फेज में होता है। ये किस अवस्था में होगा? ये सभी के सभी आपको ध्यान रखना, ये हमारा ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड फेज में होता है। ये आप देखेंगे ब्लड में तो ये सॉलिड रूप में आपको दिखेगा। लेकिन इसी में अगर हम लोग देखते हैं, अगर डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, इसको व्हाइट ब्लड सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, तो मेरे भाई ये 5 प्रकार का होता है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल या एसनोफिल की हम बात करते हैं, ये 5 तरह का होता है। लेकिन इसके मुख्य फंक्शन के, डब्ल्यूबीसी के मुख्य फंक्शन के मुख्य कार्य की अगर हम बात करते हैं, इसका जो मुख्य कार्य होगा वो हमारा क्या होगा? क्योंकि इसके मुख्य कार्य की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है?
तो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। हमारे ब्लड में क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। हमारे ब्लड में किसका निर्माण करेगा, तो हमारे ब्लड में ये एंटीबॉडी का, हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का ये निर्माण कर देता है। और एंटीबॉडी का निर्माण करना कहने का मतलब है रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा देना। यानी कहने का मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं ये हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। और अगर ये रोग प्रतिरोधी क्षमता को ये अगर मान लेते अगर ये हमारा बढ़ा देता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कह सकते हैं, अगर रोग प्रतिरोधी क्षमता को अगर ये बढ़ा दिया, इसका मतलब मेरे भाई जीवाणु को नष्ट करके, किसको नष्ट करके, तो जो हम लोग खाना पीना खाते हैं उससे डायरेक्ट हमारे शरीर में जीवाणु आता है, तो ये जीवाणु को क्या करके, तो कहेंगे जीवाणु को ये नष्ट करके क्या करता है, तो इम्यूनिटी सिस्टम को या जीवाणु को नष्ट करके क्या करता है, हमारे ब्लड के यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। जीवाणु को नष्ट करके क्या करता है, तो हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा देता है। तो जीवाणु को नष्ट करके ही ऐसा करता है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि हमारे शरीर में ब्लड होगा, ब्लड में इतने पार्ट हमारे होते हैं, ब्लड में और भी चीजें होती है जिसके बारे में हम लोग जान सकते हैं कि हमारे ब्लड में ब्लड प्लाज्मा भी मौजूद होता है। हमारे ब्लड में ब्लड प्लाज्मा भी मौजूद होता है। और ब्लड प्लाज्मा में 90% तो हमारा क्या होता है, यहां पर जल होता है और 10% में अदर मिनरल्स वगैरह होता है। लेकिन ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये हमारा लिक्विड फेज में होता है। ये किस फेज में होगा मेरे भाई, तो ये कंप्लीटली हमारा लिक्विड होता है, कंप्लीटली द्रव अवस्था में होता है। ये बात ध्यान रखना, ये सॉलिड फेज में हमारा होता है और सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। तो जीवाणु को अगर नष्ट करेगा, रोग प्रतिरोधी क्षमता को अगर बढ़ाता है, तो हमारा व्हाइट ब्लड सेल होगा। इस तरह से आंसर करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे यहां पर ये हमारा आप कह सकते हैं एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता, ये रोग प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण नहीं करता है। इसका लाल जो रक्त कणिकाएं होता है, इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होते हैं, जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होते हैं, उनको कैरी करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए यहां पर फोकस करिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोमेंस कैप्सूल की बात कही गई है मेरे भाई। लगातार जो क्लास मेरा मेरा कर रहा होगा उसको ये सब चीजें एकदम बुझा रहा होगा। अगर हम लोग यहां पर नेफ्रॉन की बात करते हैं, एक चीज आप जान लीजिए कि किडनी की इकाई को क्या कहते थे, किडनी की इकाई को हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। जो किडनी की इकाई होती है उसी को हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई किडनी की जो इकाई होती है उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, इस नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो नेफ्रॉन की जो संरचना होती है मेरे भाई, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली में अगर आप इसको देखेंगे तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। हम आपको थोड़ा सा ये बना देना चाहते हैं और कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से ये संरचना का हमारा होता है। इसी में जो यू शेप का आपको यहां पर दिख रहा है, इसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। इसी ब्लैक वाले को जो यू शेप में दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर इसी को हम लोग यहां पर बोमेंस कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई एक बात पता चल गया, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल होगा और ये नेफ्रॉन का पार्ट है। तो हम सभी लोग को पता है मेरे भाई कि किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसका मतलब ये किडनी का हमारा पार्ट्स है। और किडनी कहने का मतलब इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग वृक्क कह देते हैं। किडनी हमारा वृक्क कहलाता है। अब यहीं पर इसी के ऊपर में क्वेश्चन हमारा इसी से बन जाएगा, लेकिन इसी के ऊपर में याद रखना एक जालीनुमा संरचना होता है इस तरह से। ये जो जालीनुमा संरचना होगा इसको ग्लोमेरुल्स कहते हैं, जो कि हमारे यूरिन और ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। तो ये जो जालीनुमा संरचना आपको दिख रहा है इसके ऊपर में ये जालीनुमा संरचना जो आपको दिख रहा है, आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये जालीनुमा संरचना की अगर हम बात करते हैं इसको हम लोग क्या कहें, तो इसको हम लोग यहाँ पर ग्लोमेरुल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको किस नाम से, तो ग्लोमेरुल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन यहीं से यूरिन का फिल्ट्रेशन हमारा होता है और हम कहेंगे फिल्टर होकर के हमारा आगे की ओर जाता है। तो एक बात तो पता चल गया कि अगर हमारा बोमेंस कैप्सूल की अगर बात कह रहा है, तो ये बोमेंस कैप्सूल इसमें है, यानी कहने का मतलब है नेफ्रॉन में है। नेफ्रॉन किसमें, तो कहेंगे किडनी की पार्ट है। इसका मतलब है मेरे भाई हम लोग वृक्क के साथ जाएंगे। हम यकृत दे रखा है काट देंगे, नहीं होगा, हम लोग वृक्क के साथ जाएंगे। हम कहेंगे आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो लेकिन यहां पर ऑप्शन सी जो है ये सभी उत्सर्जन नालिका की बात कर रहा है। तो मेरे भाई उत्सर्जी अंग जो हमारे शरीर में है, तो हमारा किडनी भी उत्सर्जी अंग है, हमारा यकृत लीवर भी उत्सर्जी अंग है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है वो सब उत्सर्जी अंग। हमारा स्किन भी उत्सर्जी अंग होता है, उससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। क्या वो नेफ्रॉन का पार्ट है? नहीं। नेफ्रॉन का पार्ट अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे वो किडनी हमारा क्या, तो नेफ्रॉन की इकाई या फिर किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ये बात आप जानते होंगे। तो मेरे भाई वो वृक्क से रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहां पर सभी दे दिया इसलिए ये गलत हो गया, सभी लिखा इसलिए ये गलत हो गया। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो हम सभी लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो होता है ये कहां पर होता है,
अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एक चीज आप जान लीजिए कि जो हमारा पीयूष ग्रंथि होता है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये हमारे ब्रेन में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन इस पीयूष ग्रंथि का दो भाग होता है, एक तो हमारा एंटीरियर होता है और दूसरा हमारा पोस्टीरियर होता है। तो मेरे भाई इसके दो लोब होते हैं, एक तो इसमें एंटीरियर लोब होता है, एक तो इसमें एंटीरियर लोब होता है, और दूसरा जो लोब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पोस्टीरियर लोब के नाम से हम लोग जानते हैं। पोस्टीरियर लोब हमारा होता है, तो एक एंटीरियर लोब होगा, दूसरा पोस्टीरियर लोब होता है। इससे क्वेश्चन पूछता है। वैसे अगर पीयूष ग्रंथि की अगर बात करिएगा तो याद रखना मेरे भाई, ये पीयूष ग्रंथि हमारा क्या है, तो कहेंगे ये मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, मास्टर ग्लैंड हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए मास्टर ग्लैंड हमारा कहलाता है। और ये सबसे छोटी ग्रंथि में भी आता है, ये सबसे छोटी ग्रंथि में भी आता है। अब यहां पर जो एंटीरियर लोब होता है, ये किसका सिक्रेशन करेगा, पोस्टीरियर लोब किसका सिक्रेशन करेगा, तो आपको ध्यान रखना जो पोस्टीरियर लोब होता है ये किसका सिक्रेशन करता है, तो ये दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इसमें इससे कितने हार्मोन निकलते हैं, इससे दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इससे मेरे भाई दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब ये दो हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन हमारे पास हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दो हार्मोन में एक तो हमारा एडीएच होता है, जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, या इसी एडीएच को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी एडीएच को हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। और जो वैसोप्रेसिन हमारा होता है, ये हमारे शरीर में हम कहेंगे पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है, जो एडीएच ही हमारा वैसोप्रेसिन होता है। तो अगर ये बोले कि ये बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज है। दूसरा जो हार्मोन होता है वो हमारा कौन होगा, जो सिगरेट करता है, हम कहेंगे दूसरा जो हमारा होगा वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ध्यान रखेंगे। ये कौन होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की हम बात करते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, आपको ध्यान रखना, फीमेल के अंदर क्या करता है, उसके गर्भाशय की दीवार में संकुचन पैदा करता है। और दूसरी बात, मिल्क सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। याद रखना, जब फीमेल की गर्भाशय की दीवार में संकुचन पैदा करेगा तो वो यही करता है, जब डिलीवरी बच्चे की डिलीवरी होने लगती है तो उस समय दर्द बहुत होता है, और इसी हार्मोन के कारण होता है। तो ये दोनों हार्मोन का जो सिक्रेशन हमारा होता है वो पोस्टीरियर लोब से होता है। पीयूष ग्रंथि के किस लोब से होगा, तो पोस्टीरियर लोब से होता है। इसी तरीके से मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, अगर हम लोग एंटीरियर लोब की अगर हम बात करते हैं, इस एंटीरियर लोब से किसका सिक्रेशन होगा, तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई, इससे जो सिक्रेशन होता है हमारा किसका, तो कहेंगे यहां पर जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हम बात कर लेते हैं, या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हम बात कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन को ही हम लोग कहते हैं, याद रखना मेरे भाई, यहां पर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, इसी को हम लोग यहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब का यहां पर सिक्रेशन हमारा एंटीरियर लोब से होता है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये बात आप सबको पता होगा, जो हमारे ब्रेन में होता है। और इसका पश्च पाली, यानी कहने का मतलब मेरे भाई प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कही जा रही है, यानी कहने मतलब पश्च पाली की बात कही जा रही है। इसका मतलब है पोस्टीरियर लोब की बात कही जा रही है, यानी इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये पोस्टीरियर लोब की बात कही जा रही है। इस पोस्टीरियर लोब से जो निकलेगा यही दो गो हार्मोन निकलता है, ये बात आपको ध्यान रखना, एडीएच या फिर आप कहेंगे ऑक्सीटोसिन। तो यहां पर हमें एडीएच नहीं लिखा है, तो हमें क्या लिखा है, तो यहां पर वैसोप्रेसिन लिखा है। आप कहेंगे मेरे भाई यहां पर एडीएच को ही हम लोग कहते हैं। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। तो एक एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, एक एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, और इस तरीके से आपके तभी जाकर के काम बनेंगे। सर 9th-10th के एग्जाम में वेव के इक्वेशंस, प्लैंक कांस्टेंट्स, विड्थ ऑफ द स्लिट, मैक्सवेल इक्वेशंस, रेजोनेंस सर्किट, बायोट-सावर्ट लॉ का पिछला है वो एक 11th-12th का है, ये कैसे प्रिपेयर करें। राखी यादव जी, हम आपको बताया था जितना पॉइंट आप लिखें ये सब 11th-12th का चीज है, और आप देख लिए 9th-10th में पूछा जा चुका है। और इस बार जो अखंड ज्योति बैच हम पढ़ा रहे हैं ना, उस अखंड ज्योति बैच में ये सब हम एक एक पॉइंट कवर कराएंगे। देखिएगा 9th-10th का अखंड ज्योति बैच आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगा, उसमें पूरा सीक्वेंस वे में हम ये सब पढ़ाएंगे। यही एक्स्ट्रा पार्ट आपको 9th-10th वाले स्टूडेंट को मिलना है, जो कि 6 to 8 को नहीं पूछता है। यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट के बारे में आपसे पूछता है, आप इंटरफेरेंस को अगर पढ़ते हैं तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछता है, आप बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में बात की उससे क्वेश्चंस पूछता है। तो कहने का मतलब ये है कि 9th-10th को जो हम इस बार पढ़ा रहे हैं अखंड ज्योति, फीस उतना ही है, लेकिन अखंड ज्योति बैच में हम 9th-10th को अलग इसलिए किए क्योंकि उसमें हमको एक्स्ट्रा चीज पढ़ाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से अगर आप तैयार करेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस अखंड ज्योति बैच से आप जुड़ जाइएगा। और हमको लगता है कि आपको एक बार भी नहीं सोचना पड़ेगा, आप एक बार भी नहीं कहोगे सर हम ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है, हम हर एक चीज को बढ़िया तरीके से करा देंगे एग्जाम होते होते तक।
ठीक है सर, मैंने फाउंडेशन बैच ऑलरेडी लिया है, तो ये अखंड ज्योति बैच, फाउंडेशन बैच श्वेता सिंह आप कौन सा लिए हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन अखंड ज्योति बैच हमारा सभी बैच से अलग होगा, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे चैप्टर को हम खत्म करेंगे उस चैप्टर के क्वेश्चंस हम कराएंगे, दूसरे किसी बैच में हम नहीं कराएंगे, सिर्फ अखंड ज्योति बैच में ही हम आपको चैप्टर के क्वेश्चंस अलग से हम कराएंगे, ताकि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आपका इंप्रूवमेंट होगा। और अखंड ज्योति बैच कंप्लीट ऑनलाइन है, तो मेरा फोकस सबसे ज्यादा इसी बैच पर हमारा होना है, और हमारा टारगेट है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ा करके, ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेशन दे करके, और उनकी जो तैयारी है उसको हम ज्यादा सुनिश्चित करें। ठीक है, चलिए, और बहुत कम फीस में है, ऐसा नहीं कि बहुत आपको ज्यादा पैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत कम पैसे में आपको ये चीज मिल जाना है। ठीक है, इसीलिए इसके लिए सोचना नहीं है, आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो 2-3 हजार फीस भी रहता तो कम होता, आप सोचिए कि 400-500 रुपया तो कोई फीस ही नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट पे करके भी आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारा है यहां पर शरीर में द्वितीय लैंगिक लक्षण की अगर हम बात करें, देखो अगर हमारे शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करते हैं, इसको हम लोग यहां पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की अगर हम बात करें, तो हमारे शरीर में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है वो किस रूप में डेवलप होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हमारे शरीर में डेवलप होता है, जैसे कि मेल में अगर देखें दाढ़ी मूंछ का आ जाना, या फिर अगर आप यहां पर देखेंगे कि अगर मेल का जो है आवाज मोटा हो जाना, फीमेल का आवाज क्या होता है पतला हो जाना, फीमेल के अंदर क्या होता है स्तन ग्रंथि का विकास हो जाना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से उत्पन्न होने वाले संबंधित जो हार्मोन होंगे वो आपको बताना है। तो मेरे भाई अगर वृषण की बात करते हैं, टेस्टिस को कहते हैं, ये मेल में होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और अंडाशय हमारे फीमेल में होता है, और अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसका मतलब ये हमारा फीमेल पार्ट, ये हमारा मेल पार्ट होगा, हम कहेंगे ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में इनका इस हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेल सेक्स हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, तो जो मेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जो मेल सेक्स हार्मोन होता है वो आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही हमारा होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, हम इसी की बात यहां पर कर रहे हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये क्या करता है, तो ये स्पर्म का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करेगा, तो ये मेरे भाई यहां पर स्पर्म का निर्माण करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये स्पर्म का निर्माण करता है, ध्यान रखना। अब यहां पर ये तो मेल सेक्स हार्मोन है, लेकिन अगर हम आपके सामने यहां पर फीमेल सेक्स हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, फीमेल सेक्स हार्मोन की अगर बात करें, इसमें 2-3 हार्मोन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर हम एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करते हैं, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये ओवरी से सिक्रेट करता है, लेकिन इस हार्मोन की अगर हम ये कहां सिक्रेट करेगा, तो हमारे वृषण से सिक्रेट करता है, इसको टेस्टिस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मेल पर्सन में ये टेस्टिस होता है, उसी से सिक्रेट करता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है ये कहां से होता है, तो याद रखना उनकी ओवरी से होता है, ये सिक्रेट करता है ओवरी से। लेकिन ये हार्मोन क्या करता है, तो फीमेल के अंदर मेरे मेरे भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ये क्या करता है, तो यही कहेंगे यहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। या फिर आप ये कह सकते हैं अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होगा तो ये भी स्टार्ट हो जाता है, अगर ये बंद हो गया तो ये भी बंद हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना ये फीमेल का होगा, ये मेल का होता है, और ये ओवरी से सिक्रेट करेगा, और हमारा ये, तो यहां पर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। तो हम इस परिस्थिति में आंसर यहां पर कर सकते हैं। अब देखिए ये वृषण से एस्ट्रोजन कह रहा है, अब ये उल्टा कह रहा है, वृषण जो होता है उससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, आगे पढ़ेंगे भी नहीं। अधिवृक्क ग्रंथि जो हमारा होता है, जो हमारे किडनी के जस्ट टॉप पर होता है, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, उससे कह रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन, एकदम गलत है, ओवरी से सिक्रेट करता है, वहां से थोड़ी करता है, गलत हो गया। तो एक ही हमारा है कि वृषण से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन, ये मेल हार्मोन, ये हमारा फीमेल हार्मोन होता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये हमारा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपको सीधा सीधा समझ लेना है कि मेल पर्सन में आवाज का बढ़ जाना, या फिर मेल पर्सन में आवाज का मोटा होना, फीमेल पर्सन में आवाज का पतला होना, फीमेल पर्सन में आप देखते होंगे इस तरीके से ये सब जो चीजें आती है वो इसी हार्मोन्स के कारण ही डेवलप होता है। आगे चलते हैं, यहां तक तो बायोलॉजी के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने अब आ रहा है कि फिजिक्स के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा समतल दर्पण की बात कही जा रही है। मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, जितना भी पॉइंट्स हम आपको करा रहे हैं, एक एक पॉइंट्स का आप अभी से शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप अभी से मेहनत करिएगा तो बाद में आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। करना क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि A4 साइज का ये सीट मार्केट से आप खरीद के लाए, सिंगल सीट है, ऐसे A4 साइज का ब्लैंक सीट आपको मिलेगा।
आप इसको क्या कीजिएगा, तो इसको आप 2 बार फोल्ड कर दीजिए, ऐसे करके 1 बार फोल्ड कर दीजिए, 2 बार नहीं 1 बार फोल्ड कीजिए। जब इसको 1 बार ऐसे करके आप फोल्ड करेंगे, इसमें 2 पार्ट्स में ये हो जाएगा। अब ये 2 पार्ट्स में हो गया, एक बार छोटे छोटे पॉइंट को लिखे, फिर एक बार छोटे छोटे पॉइंट को लिखे, फिर इधर लिखे छोटे छोटे पॉइंट को, फिर इधर लिखे छोटे छोटे पॉइंट। अभी से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, लास्ट मोमेंट में माथा पची का एकदम झंझट खत्म हो जाएगा, और लास्ट मोमेंट में आपकी तैयारी लगेगी कि हमें पढ़ना कम है और तैयार हो चुके हैं। नहीं तो अभी अगर मेहनत नहीं करोगे तो लास्ट मोमेंट में पेज पलटते रहना, माथा पटकते रहना, और पता चला जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तुम्हारा पढ़ा हुआ चीज सब बर्बाद हो रहा है। तैयारी करिए, लेकिन ढंग से करिए, एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखा जाता, दर्पण से कितनी दूरी पर? अब बताइए, क्वेश्चन बताने का है। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है मेरे भाई, याद रखना, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिस दर्पण से जितनी दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यह सत्य है, याद रखना है आपको। अब बताओ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखा गया तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी? तो 10 ही होगी। इसमें पे तो पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और समतल दर्पण हमेशा याद रखना, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता, हमेशा बोल रहे हैं। और जो काल्पनिक होगा वो सीधा भी होगा। और याद रखना मेरे भाई, समतल दर्पण के नजदीक जितना अगर भी वेग से अगर आप समतल दर्पण की तरफ जाओगे तो आपका प्रतिबिंब 2 भी वेग से आता है। अगर समतल दर्पण को तुम थीटा कोण से घुमाओगे तो प्रतिबिंब आपका 2 थीटा से घूम जाता है। ये सारी बात। और समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब याद रखना पार्श्व उल्टा होता है, सीधा वो अलग चीज है। पार्श्व उल्टा मतलब अगर उसके सामने खड़े होगे तो आपका दाहिना हाथ बायां दिखेगा और बायां हाथ दाहिना दिखेगा। इतना ही चीज तो आपको याद रखिए, काम आपका बन जाना है। मैं नोट्स बनाया हूं आपका, क्वेश्चंस का अलग, थ्योरी का शशांक सर का। कोई बात नहीं, आप जहां से भी बनाए कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए। लेकिन उसको कि सभी टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, सबका थोड़ा तरीका अलग होता है, कंटेंट वही रहते हैं, बस आपको पढ़ने का तरीका, थोड़ा पढ़ाने का तरीका में थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे, समझाने का तरीका में थोड़ा डिफरेंस होता है, बाद में कि और कुछ नहीं होता। सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, आपके पास किसी का भी नोट्स है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कमी फील हो रहा है तो आपके लिए हमने सारा कोर्स को डिजाइन कर रखा है, क्योंकि हमें पता है कि आपके लिए मेहनत करेंगे तो हमारा कुछ होगा, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। क्योंकि कंटेंट अच्छे होने चाहिए, ये सबसे पहला चीज होना चाहिए कि हमारे पास कंटेंट बेहतर होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं वो हमको आना चाहिए। ठीक है, चलिए। अखंड के नोट्स का नहीं बना रहा हूं क्योंकि बनाया है ऐसे देख, लेक्चर देखता हूं डेली। तो देखने से मुरली जी कहीं ना कहीं फायदा तो मिल रहा होगा, देखने से फायदा तो आपको मिल रहा होगा, ऐसा नहीं कि देखने से आपको फायदा नहीं मिल रहा होगा। हम्म ठीक है, आप बनाते जाइए, देखिएगा आपका 40 में 40 आएगा, हम लिख के दे देते हैं। 40 में 39 38 होगा। अभी आप 27 25 26 पे आ रहे होंगे ना, आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, 40 में 40 होगा। करोगे तो, मेहनत करोगे तो श्योर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ये भी हमारा कलम चलाने का जरूरत नहीं है। कह रहा यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो मेरे भाई एक बात बता दीजिए कि समतल दर्पण में तो ये केस हमको पता है, लिख लेना है, समझ लेना कि समतल दर्पण किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में सीधा प्रतिबिंब ही बनाएगा, वो उल्टा नहीं बना सकता है। तो यहां तो वो छट गया, क्योंकि इसमें कह रहा है कि वो सीधा भी प्रतिबिंब बनाएगा और साथ ही साथ कह रहा है कि वो उल्टा भी बनाएगा, अगर दूर अगर पास नजदीक कर दिए तो ये समतल दर्पण तो किसी भी सूरत में हमारा नहीं होगा। दूसरी बात, अब उत्तल दर्पण की बात करेंगे। जो उत्तल दर्पण हमारा है ये भी क्या करता है, समतल दर्पण की तरह काम करता है। उत्तल दर्पण भी क्या करता है, हमेशा काल्पनिक, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा काल्पनिक, हमेशा सीधा, इसमें भी उल्टा का कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरे भाई ये खाना ही खत्म हो गया। लेकिन अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण हमारा होता है जो सीधा भी प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा भी बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, समान आकार का भी प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को अगर आप बनाओगे तो इस क्वेश्चन के आंसर्स आपके एक बार में आ जाएंगे और बी आंसर्स आपका राइट हो जाएगा। और इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे, क्योंकि जितना बात हम बोल लिए इतने बात से आपके काम चल जाने चाहिए और आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आगे अगला कहता है प्रकाश के अपवर्तन में यदि दोनों माध्यम के अपवर्तनांक समान, अब देखो ये वाला कह रहा है यदि दोनों माध्यम के अपवर्तनांक की वैल्यू समान है, यानी कि दोनों तरफ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान जो है बराबर है, अपवर्तनांक की वैल्यू दोनों तरफ बराबर। अच्छा, जब अपवर्तनांक दोनों तरफ बराबर है तो वैसी परिस्थिति में मेरे भाई ध्यान रखना, प्रकाश के उस किरण में कोई डेविएशन नहीं हो, कोई विचलन नहीं हो, जैसे जा रहा वैसे निकल जाएगा।
अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन होगा, जिसका अपवर्तनांक कम वो आपका विरल हो जाता है। जब अपवर्तनांक दोनों का सेम है तो माध्यम सब आपका सेम हो जाएगा, और वैसे में प्रकाश का डेविएशन नहीं होता है। यही क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है। तो मेरे भाई प्रकाश की किरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम कहेंगे वो झुकेगा वो करेगा, हटेगा वो करेगा नहीं, हम कहेंगे वो सीधा निकल जाएगा, उसमें कोई विचलन नहीं होगा, बिना विचलन का आगे निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए आसान है। अगर आपको यहां पर कितना डायोप्टर दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं जो लेंस की शक्ति होती है उसको डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं, और आपको पूछा गया लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। मेरे भाई ऑप्शंस को भी देखना है। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम लोगों को पावर का फॉर्मूला क्या लगाना है, तो 100/f वाला यूज करना, याद रखना। और हमको क्या चाहिए, तो फोकस दूरी चाहिए, तो हम कहेंगे यहां पर 100 हमारा हो गया, और फोकस दूरी पावर कितना दे रखा है, तो कहेंगे 10 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर इसको इधर करोगे फोकस दूरी को इधर किए तो पावर नीचे डिवाइड होगा, और इसे कट कर दोगे तो ये हमारा कितना, तो कहेंगे यहां पर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फोकस दूरी कितना, तो कहेंगे 10 सेंटीमीटर। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगर तो मीटर वाला यूज कर, चूंकि मीटर भी दे रखा है, अगर यहां पर यूज करते पावर का फॉर्मूला तो 1/f यूज करते। अगर मीटर में हमारा दे रखा है फोकस तब ये यूज करते, और ऐसी परिस्थिति में अगर आप ये कैलकुलेट करते तो 1/10 हो जाता, और 0.1 आपका मीटर आता है। 0.1 हमारा ये होगा नहीं, तो हम कहेंगे 0.1 मीटर बोलिए या 10 सेंटीमीटर बोलिए, आपके दोनों यहां पे राइट ही हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है मेरे भाई, किसी चालक तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने आपको बताया था मेरे भाई। अगर किसी चालक तार की अगर हम बात करते हैं, किसी चालक तार की अगर हम बात करते हैं, किसी कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाह होता है वो किसके कारण होगा, तो मेरे भाई याद रखना, इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, ये विद्युत धारा का प्रवाह की हम बात करते हैं। ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन होगा और ऑप्शन में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आप आंसर करेंगे मेरे भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन करेंगे। इसलिए गलती नहीं करना, एक एक चीज पर आपको गौर करके सीखना है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और अगर किसी सॉल्यूशंस की बात करते हैं, किसी विलियन की हम बात करते हैं मेरे भाई, किसी सॉल्यूशंस की बात करता है, और इस सॉल्यूशंस के अंदर अगर हमारा यहां पर हम कहेंगे अगर विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है, तो आपको ध्यान रखना है किसी सॉल्यूशन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसमें विद्युत धारा का अगर प्रवाह होता है, तो यहां पर आप सीधा सीधा कहेंगे यह किसके कारण होगा, यहां पर मेरे भाई आयंस के कारण होता है। यहां पर आयन से कारण होता है, ये लाइन आपको ध्यान रखना। दो ही पॉइंट तो है, एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आपको चालक तार बोला है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन होता और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों होता तो आप आंसर मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ जाते, इलेक्ट्रॉन के साथ आप नहीं जाते। देखिए क्लैरिटी यही है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके एक्यूरेट और सही मार्क्स आएंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि एक तार में जो प्रवाहित धारा है वो दोगुना कर देंगे तो विभवांतर कितना होगा। तो मेरे भाई आप ओम्स के नियम को याद कर लीजिए, ओम्स लॉ को आप याद कर लीजिए, और ओम्स का जो नियम है वो हमारा क्या कहता है, तो कहेंगे हमारा जो विभवांतर होता है समानुपाती करंट का होता है। अब जितना करंट पास करेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना करंट उतना ही हमारा विभव होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो मेरे भाई अगर धारा को हम कितना कर दिए, तो धारा को अगर हम दोगुना कर दिए, अगर इसको अगर दोगुना करेंगे तो ये भी तो दोगुना हो जाएगा। तो मेरे भाई विभवांतर भी हमारा कितना गुना, तो कहेंगे दोगुना हो जाएगा। मेरे भाई आधा गुना नहीं होगा, 4 गुना नहीं होगा, अपरिवर्तित नहीं होगा। आंसर करेंगे मेरे भाई उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर क्या होता, कहेंगे 2 गुना हो जाएगा। अगर ये 2 गुना हुआ तो विभवांतर भी कितना गुना होगा, तो मेरे भाई एक लाइन में आप जान लीजिए ये भी 2 गुना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों समानुपाती होता है, ये जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, ये जितना घटेगा उतना घटेगा, ये नहीं बढ़ेगा तो ये नहीं घटेगा, ये नहीं बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ेगा। तो मेरे भाई ये ओम्स लॉ पर आधारित हमारा होता है। कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किलोवाट घंटा की अगर बात करते हैं, मेरे भाई किलोवाट घंटा की अगर बात करते हैं, तो आप जो लोग जानते हैं कि हम लोग घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजली हम लोग यूज करते हैं, हम जो इलेक्ट्रिसिटी खपत करते हैं, उसके यूनिट को हम लोग किस में लिखते हैं। तो मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी जो आप घर में खपत करते हो वो ये किस फॉर्म में करते हो, तो ये यूनिट के फॉर्म में आप करते हो। एक यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 किलोवाट नहीं, 1 किलोवाट आवर होता है, और यही वैल्यू जूल में कितना होगा, 3.6 गुना में 10⁻6 जूल होता है। एकदम घोट जाना है। और ऐसी परिस्थिति में अगर 1 यूनिट अगर इलेक्ट्रिसिटी आप खपत करते तो आप इतना जूल एनर्जी खपत करें, यानी कि आप समझ लीजिए कितना ज्यादा जूल एनर्जी खपत करते हैं। ऐसे से कितने यूनिट आप इलेक्ट्रिसिटी खपत कर चुके हैं। तो आपसे कह रहा है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक हमारा यहां पर है। तो मेरे भाई ये हमारा किस भौतिक राशि, क्या द्रव्यमान का मात्रक है। तो मेरे भाई द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होता है, कहेंगे द्रव्यमान का मात्रक तुम्हारा केजी होगा। समय का मात्रक हमारा क्या होता है, यहां पर सेकंड होगा। शक्ति का मात्रक हमारा क्या होता है, हम कहेंगे यहां पर हमारा वाट होगा।
तो मेरे भाई इसमें से कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है एक प्रकार का ऊर्जा होता है। आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या, तो कहेंगे एक प्रकार का हमारा ऊर्जा होता है। ये क्या है, तो कहेंगे यहां पर ये हमारा एक प्रकार का क्या, तो कहेंगे यह एक प्रकार का हमारा ये ऊर्जा होता है, इसीलिए इसमें से कोई हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा जो विद्युत धारा होता है वो एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ये एक प्रकार का हमारा ऊर्जा होता है, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे जो किलोवाट आवर है ये एक प्रकार का ऊर्जा है, इसीलिए इसका यूनिट जूल में भी होता है, और कोई भी ऊर्जा अगर है तो उसका यूनिट जूल में होगा, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो मेरे भाई ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, ऊर्जा ऊर्जा का यूनिट जूल होता तभी तो बराबर हो पाया है। इसमें तो कोई ऊर्जा की बात ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जाएंगे। बताइए इसमें कहीं पर किसी को कोई दिक्कत है तो आप यहां पर शेयर कर सकते हैं मेरे भाई, बाद बाकी हम लोग आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें से हमारा कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग को कहां मिलेगा, तो याद रखना मेरे भाई, एक हमारा चुंबकीय बल हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहां पर बी आई एल साइन थीटा की हम बात करते हैं, ये हमारा होता है। अब इसी में अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो बी वाला टर्म हमें दिख रहा है, इस बी की अगर बात करते हैं, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अगर हम लोग नाम से जानते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इसका यूनिट चाहिए तो इसको बाहर करेंगे फॉर्मूला में से। जब इसको हम लोग बाहर करते हैं फॉर्मूला में, तो हमारे पास क्या, तो एफ अपॉन में आई एल, और यहां पर साइन थीटा आता है। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए हम इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, चाहे tan x हो, चाहे log x हो, चाहे हमारा cot x हो, चाहे हमारा कुछ भी हो e⁻x हो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग को देखना है तो इनके बारे में देखना पड़ेगा। फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन होगा, और करंट का यूनिट हमारा क्या होता है, यहां पर एम्पियर हो गया, और ये मेरे भाई यहां पर लेंथ की अगर हम बात करते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा, हम कहेंगे यहां पर मीटर हमारा हो जाएगा। तो अगर आप इसमें से देखेंगे तो हमारा कौन जाएगा, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहां पर दे रखा है मेरे भाई, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या, तो यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। न्यूटन पर होना चाहिए था, न्यूटन एम्पियर मीटर लिखा हुआ है, तो मामला कैसे है यहाँ पर मेरे भाई, कुछ लगता है कि यहाँ पर आपको गलत मेंशन कर दिया है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा। एक्चुअली में यहाँ पर मेरे भाई एक डेटा यहाँ पर छूट गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर आपका राइट आंसर होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा। आगे आपके सामने में अखंड ज्योति बैच हमने आपको बताया था कि 9 10th की अगर तू तैयारी करते हैं तो 9 10th के लिए भी अवेलेबल है, और 6 to 8 की तैयारी करते हैं तो 6 to 8 के लिए भी अवेलेबल है। दोनों के लिए आप अच्छे तरीके से क्लास कर सकते हैं, और अखंड ज्योति बैच आपको सभी बैचों से अलग हम करा रहे हैं। विश्वास नहीं होगा तो आप करके देख लेना, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए कहने की बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बाद में हम नियुक्ति 4.0 को भी लेकर के आएंगे, लेकिन थोड़ा वेट कर लीजिए, नियुक्ति 4.0 भी हम लाएंगे, और नियुक्ति 4.0 भी इस बार आपको वैसे क्वेश्चंस का झलक दिखाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही तरीके से आपका तैयार हो रहा है। उसमें हम लगे हुए हैं और उसके क्वेश्चन को हम अरेंज कर रहे हैं, डेली बैठ करके 1-2 घंटा हम उस पर काम करते हैं, हम क्वेश्चन का एक्युमुलेशन उसमें कर रहे हैं। जितने एक्युमुलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसी को नियुक्ति 4.0 में हम रखेंगे। आप सभी लोग नियुक्ति 3.0 आप लोगों ने किया होगा, तो नियुक्ति 3.0 के बाद नियुक्ति 4.0 हम आपको लेकर के आएंगे। आपको लगेगा सर देखिए हम अगर लेकर के आ रहे हैं तो आपको हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और अगर आप इन्वॉल्व होइएगा तो आपकी एक्युमुलेशंस बढ़ेगी, और अगर आपका एक्युमुलेशन बढ़ता है तो आपके रिजल्ट भी होंगे, ये श्योरिटी के साथ। देखिए किसी भी चीज को ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए, और उस पर अगर काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बहुत जल्द थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप लोगों के लिए आएगा, और अच्छे तरीके से पूरा डीप एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें हम आपको कराने वाले हैं। चलिए, ये मुरली सागर जी कहता है कि दिक्कत ही दिक्कत है सर, नौकरी नहीं हो रही है तो ब्याह नहीं हो रहा है। ब्याह करेगा, पहले ये सोच लो कि हमारे पास कुछ टका पैसा हो जाए, कुछ रुपया हो जाए, बाद में नहीं तो बीवी आएगी तो डेली चलेगा, धुरमुस चलेगा। इसीलिए पहले से इतना पैसा जमा करके रख लेना, नौकरी ऐसा नहीं कि नौकरी हुआ ब्याह कर लेना, तब तुम्हारा लाइफ खत्म हो जाएगा। नौकरी हुआ 2-4-5 साल कमा करके पैसा पहले अपने पास रख लेना, और तब अगर शादी उदी करोगे तो तुम्हारे अंदर अलग कॉन्फिडेंस, अलग तरह का तुम्हारे अंदर वो चीज दिखेगा। कहीं जाओगे, बीबी अगर बोल दी कि हमको ये लेना है तो तुरंत लेना, जाओ ले लो,
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है मेरे भाई, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करते हैं, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करते हैं, या फिर अगर हम यहां पर बात करेंगे स्थलीय की बात करते हैं, तो जलीय या अन्य बोल दिया, अन्य में तो सब आ गया। तो मेरे भाई जलीय या फिर अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अंतिम जो ऊर्जा का स्रोत होता है मेरे भाई, वो सूर्य का प्रकाश ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इकोसिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं इसको। आगे हमारे सामने है, आपको बताना है कि कौन सा असर्शन और रीजन हमारा करेक्ट है। तो अवतल दर्पण को जल में रखने पर फोकस दूरी का मान हमारा बढ़ जाता है। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि अवतल दर्पण, दर्पण में कोई भी दर्पण हो, अवतल हो कि उत्तल हो कि समतल हो, फर्क नहीं पड़ता। उसको पानी में डुबा दोगे, उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर लेंस को डुबा दोगे तो उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन आ जाता है। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है। अगर दर्पण बोल दिया, चाहे दर्पण कोई भी हो, अगर आप उसको पानी में डुबा देते हो, अगर जल में डुबा देते हो, उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर करें कि इसका मान बढ़ जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये तो रीजन हमारा, असर्शन हमारा गलत हो गया। यहीं पर असर्शन हमारा गलत हो गया। रीजन्स को पढ़ते हैं। अगर हम लोग यहां रीजन को देखते हैं तो ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि अवतल दर्पण की यहां भी बात हो रही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी मेरे भाई माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर इसके जगह पर लेंस होता तो लेंस यहां पर माध्यम पर निर्भर करता, चूंकि लेंस में मेरे भाई अपवर्तन की घटना घटती है और दर्पण में सिर्फ और सिर्फ परावर्तन होता है, इसीलिए इसको माध्यम से कोई मतलब नहीं है। दर्पण को माध्यम से कोई मतलब नहीं है कि पानी में डुबा दीजिए कि केरोसिन ऑयल में डुबा दीजिए, कहीं डुबा दीजिए, उसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेंस में अपवर्तन की घटना घटती है, इसीलिए फोकस दूरी में परिवर्तन आ जाता है। तो लेंस बोलेगा तो कहेंगे होगा। तो मेरे भाई अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, समतल दर्पण हो, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रकाश का परावर्तन के नियम पर यह काम करता है। लेकिन अगर लेंस की बात करते हैं तो लेंस हमारा प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। माध्यम परिवर्तन के कारण फोकस दूरी में परिवर्तन आ जाएगा, चाहे कोई भी लेंस क्यों ना हो। तो दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। तो मेरे भाई रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो आप कहेंगे यहां पर रीजन हमारा सही है, असर्शन गलत है। बताइए इसमें से आंसर कौन सा करेंगे। तो यहां पर हमारा क्या होता है, कहेंगे कथन हमारा असत्य है और रीजन हमारा सत्य। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी कंसेप्ट आपको कुछ सिखा करके क्या होगा, लेंस और दर्पण की कहानियां कुछ ऐसी ही होती है। ठीक है, हाँ लेंस की नेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेंस में अपवर्तन की घटना घटती है ना। अब परावर्तन तो हमारा दर्पण में होता। अगला ये क्वेश्चन मेरे भाई घटपर्णी से रिलेटेड है। अब देखिए घटपर्णी की बात करते हैं, तो घटपर्णी निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग घट के रूप में, देखो घट मतलब घड़ा के रूप में है। किसके रूप में मेरे भाई, तो घट मतलब घड़ा के रूप में है। घट मतलब क्या, तो कहेंगे यहां पर जो घड़ा होता है, पानी पीने वाला जो घड़ा देखा होगा, यानी कि घड़ा के रूप में। तो मेरे भाई घटपर्णी की अगर बात करते हैं तो घटपर्णी का जो पत्ती होता है वो घड़ा के रूप में बन जाता है। किसके रूप में, घड़ा। लेकिन ये घटपर्णी हमारा क्या है, तो मेरे भाई कीटभक्षी जो पौधे होते हैं उसी को हम लोग घटपर्णी कहते हैं। तो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं, कीट खाने वाले पौधे जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, उसी को हम लोग घटपर्णी कहते हैं। और जो कीटभक्षी होते हैं वो हमारे नेपंथिस वगैरह हमारा होता है। हम नेपेंथिस की हम बात करते हैं, जो नेपेंथिस हमारा होता है इसी को हम कहते हैं। और यही नेपेंथिस हमारा क्या, तो कहेंगे इसी को हम पीचर प्लांट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग यहाँ पर पीचर प्लांट के नाम से जानते हैं। ये हमारा पीचर प्लांट होता है, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। तो इसमें सिर्फ नेपेंथिस नहीं होगा, ड्रोसेरा भी हमारा होगा। देखो याद रखने के लिए ड्रोसेरा भी आप ध्यान रखना, यूट्रिक्लेरिया भी हमारा होता है। यूट्रिकुलेरिया वगैरह भी होता है। आइए, तो ये घटपर्णी के बारे में आपको ध्यान रखना मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दीर्घ रोम की बात कही जा रही है। मेरे भाई दीर्घ रोम हम लोग किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो दीर्घ रोम की यहां पर बात कही जा रही है, आपको ध्यान रखना ये दीर्घ रोम हमारा क्या है, ये एक्चुअली में विली को कहते हैं। जो विली होता है, इस विली को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ रोम के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में आप देखेंगे जो विली होता है, इस विली की अगर हम बात करते हैं, ये जो विली होता है ये कहां का पार्ट होता है, याद रखना मेरे भाई, ये छोटी आंत में मौजूद होता है।
ये कहां पर, तो मेरे भाई याद रखना जो छोटी आंत होते हैं उसमें मौजूद होता है। और छोटी आंत का तो 3 भाग आपको पता होगा, जिसमें हम लोग जजुनम, इलियम या फिर हम लोग यहाँ पर ड्यूडेनम की अगर हम बात करते हैं तो छोटी आंत का 3 पार्ट होता है। ड्यूडेनम की बात करेंगे, या फिर हम लोग जेजुनम की बात करेंगे, और या फिर हम लोग इलियम की बात करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो विली होती है आंतरिक भाग में होता है। विली कहां पर होता है? आंतरिक भाग में होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या, तो हम कहेंगे यहां पर छोटी आंत हमारा कुछ ऐसा है, और इस छोटी आंत के अगर हम आंतरिक भाग के अगर हम देखते हैं तो आंतरिक भाग के अगर जाएंगे तो इसी आंतरिक भाग में यह संरचना हमारा उंगली जैसी संरचना यहां पर मौजूद होती है। इस तरह से होता है, उंगली नुमा संरचना हमारा होता है। तो जो विली होता है एक्चुअली में, अगर इस विली को अगर आप देखना चाहते हैं जूम करके, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये उंगली नुमा संरचना हमारा होता है, और ये हमारे हम लोग जो खाना पीना खाते हैं उसका अवशोषण करता है, इसको हम लोग विली कहते हैं। ये उंगली के जैसा दिख रहा होगा, इसी को हम लोग विली कहते हैं, और ये हमारा भोजन का अवशोषण करता है। ध्यान रखेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? तो इसी को हम लोग विली कहते हैं। और ये भोजन का क्या करता है? एक लाइन में आप जान लीजिए, ये भोजन का अवशोषण करता है। भोजन को क्या करता है? तो मेरे भाई अवशोषण करता है। ये बात आपको ध्यान रखना, जो पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषित कर लेता है। तो ये किसमें होता है? तो कि हमारे जो पाइप होता है उस पाइप के अंदर का भाग होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारे किसका? तो क्षुद्रांत में होता है। छोटी आंत कहने का मतलब मेरे भाई इसको हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं। छोटी आंत कहने वाला इसको हम लोग क्षुद्रांत के नाम से हम लोग जानते हैं, और बड़ी आंत कहने वाला हम लोग वृदांत के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई जो विली होता है ये भोजन का अवशोषण करेगा, तो बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण नहीं होता है। तो ये भोजन, बड़ी आंत में जब भोजन का अवशोषण नहीं होता है, इसका मतलब बड़ी आंत में विली नहीं होता है। जहां विली होगा वो भोजन का अवशोषण करेगा। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, अवशोषण भी हो जाता है क्योंकि उसमें विली प्रेजेंट होता है। लेकिन बड़ी आंत में नहीं होता है भोजन का पाचन या अवशोषण, इसीलिए क्योंकि बड़ी आंत में, वृदांत में हम कहते हैं विली नहीं होता है। यहां पर बोला है मेरे भाई वृदांत की बात के, बड़ी आंत की बात कह रहा है कि उसकी आंतरिक भित्ति पर होती है। बिल्कुल गलत है मेरे भाई, उस पर तो होता ही नहीं है क्योंकि इसमें भोजन का अवशोषण नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग क्षुद्रांत की अगर बात करते हैं तो ये उंगली नुमा संरचना होता है। ये बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर में इस तरह से होता है, ये क्षेत्रफल को बड़ा कर देता है और कहते हैं भोजन को अवशोषण प्रॉपर वे में करता है। तो मेरे भाई ये भोजन के अवशोषण करता है, और भोजन के अवशोषण करने हेतु ये क्या करता है? उसके तल क्षेत्र को ये बढ़ा देता है। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं राइट है। आगे कहता है मेरे भाई कि यह इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं होती है। बिल्कुल सही बात है, जिससे वो भोजन को अवशोषित करेगा। छोटी छोटी उसमें क्या होती है? छिद्र होती है, और उसी से क्या करता है? वो भोजन का अवशोषण कर लेता है। हम कहेंगे मेरे भाई ये हमारे छोटी आंत में होता है, ये बड़ी आंत में नहीं होता। ये बात आपको सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो औसत कथन था उसको चूज करके बताना था। तो औसत एक ही था हमारा, केवल 1 हमारा गलत था। तो केवल 1 हमारा यहां पर ऑप्शन ए हमारे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही सिर्फ गलत था। आगे है यहां पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल ही हम आपको बता रहे थे जो हमारी घड़ी की सुई होती है मेरे भाई, जो हमारा घड़ी की सुई होता है, आप यहां देखिएगा ये 12 हो गया, यहां देखिएगा ये 3 हो गया, यहां 6 हो गया, यहां पर 9 हो गया। इसमें घड़ी की कोई सुई आप उठा करके देख लीजिए। आपको मन कर रहा है तो मिनट हैंड को उठा करके देख लीजिए। तो घड़ी की सुई हमारा क्लॉकवाइज हमारा ऐसे मूवमेंट करेगा। ये आगे पीछे की ऐसे से गति नहीं करता, ऐसे से नहीं करता है, ये सीधा ऐसे घूमता रहता है। तो मेरे भाई इसमें आगे पीछे का गति नहीं होता, ये हमारा घूमता ऐसे ही रहता है। हम कहेंगे जो हमारा घड़ी होता है ये पीरियडिक मोशन में होता है। ये किस गति में होता है? कहेंगे ये हमारा पीरियडिक मोशन करता है। और अगर पीरियडिक मोशन की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग आवर्ती गति के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कैसी गति करेगा? तो मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर ये हमारा आवर्ती गति करता है। तो ये पीरियडिक मोशन करता है। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा? क्या ये मेरे भाई ऑसिलेटरी मोशन करता है? बिल्कुल भी नहीं। ऑसिलेटरी मोशन को अगर हम लोग कहें तो यहां पर दोलन गति कहते हैं। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये हमारा दोलन गति नहीं करेगा। अब दोलन गति क्यों नहीं करेगा? उसके पीछे रीजन है। ये दोलन गति बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये नहीं करेगा तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये करेगा। ये कैसे? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन जो दोलन गति होता है उसमें टू एंड फ्रो का मोशन होना जरूरी होता है। इसके लिए क्या जरूरी होगा? तो मेरे भाई यहां पर टू एंड फ्रो का मोशन होना जरूरी होता है, यानी आगे पीछे गति होगी, टू एंड फ्रो का यहां पर गति होना चाहिए। तो इसमें टू एंड फ्रो नहीं होता, ये सिर्फ हमारा ऐसे घूमते रहता है, क्लॉकवाइज ये घूमता रहेगा, इसलिए केवल और केवल पीरियडिक मोशन करता है। तो कह रहा है जितनी भी घड़ियां है तो सभी घड़ी की सुई हमारा क्लॉकवाइज घूमता ही रहता है। तो हम कहेंगे ये पीरियडिक मोशन में होगा और ये आवर्ती गति में होगा मेरे भाई। ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। आगे कहता है अगर हम सरल लोलक की बात करते हैं तो जो सरल लोलक हमारा होता है, कल हम आपको बता रहे थे मेरे भाई, एक एग्जांपल हमारा ये हो गया। दूसरे एग्जांपल की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो सेकंड एग्जांपल हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हम लोग सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं।
अगर हम लोग यहां पर सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन में आप जान लीजिए कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है इसमें दो चीजें होती है। सिंपल पेंडुलम में दोनों चीजें हमारा होगा। इसमें मेरे भाई आवर्ती गति भी होता है, इसमें आवर्ती गति भी होगा, और साथ ही साथ मेरे भाई इसमें दोलन गति भी होता है। इसमें दोलन गति भी आपको होता है। कहिए कैसे? तो सिंपल पेंडुलम एक्चुअली में आप देखेंगे तो ऐसे फिक्स होता है और यहां पर पेंडुलम लटका हुआ है। ये पेंडुलम क्या करेगा? तो मेरे भाई ये पेंडुलम आपका इस तरह से ये गति करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे ऐसे करता रहता है। तो ये टू एंड फ्रो हो रहा है ना, आगे जा रहा है पीछे आ रहा, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, जिसका मतलब ये दोलन गति होगा। आवर्ती गति क्या कहता है? तो आवर्ती गति कहता है मेरे भाई कि एक निश्चित समय अनुपात के बाद अगर वो अपने पोजीशन को रिपीट करती है तो वो आवर्ती गति में होता है। तो जो सिंपल पेंडुलम होता है मेरे भाई, अगर उसको 1 सेकंड लगा आने में तो दूसरे सेकंड में वो वहां चला जाता है, यानी कि एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अपने मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन पर वो हमेशा मिलेगा। तो एक निश्चित समय का अनुपात, एक निश्चित समय पर अपने पोजीशन को अगर वो रिपीट करता रहता है तो उसको हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। उसमें टू एंड फ्रो नहीं होगा। तो यहां पर एक निश्चित समय में मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर अपने पोजीशन को वो रिपीट भी करता है और साथ साथ वो हमारा टू एंड फ्रो भी करता है। तो टू एंड फ्रो अगर हो गया तो हम कहेंगे दोलन हो गया, और अगर एक निश्चित समय के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करता है इसका मतलब मेरे भाई उसमें हमारा पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति भी होगा। इसमें दोनों गति हमारे होते हैं। तो मेरे भाई अगर सरल लोलक की अगर बात कह दी गई है तो सरल लोलक में आपको आवर्ती गति का भी उदाहरण है, और साथ साथ मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर दोलन गति भी हमारा हो जाएगा। दोनों गति हमारा, इसमें दोनों हमारा हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे ये भी सही हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहां पर 1 और 2 दोनों सही होगा। और इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करोगे तो आंसर आपका ए और 2 सही होगा, दोनों। आगे चलता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहां से? मेरे थायरोक्सिन हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती तो ग्वाइट्री होता है, यानी इससे ये होता है। ये तो मेरे भाई बिल्कुल गलत है। इंसुलिन हार्मोन से मधुमेह होता है, यानी उल्टा दे रखा, तो ये भी गलत है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? तो जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये इमरजेंसी हार्मोन को सिक्रेट, ये इमरजेंसी हार्मोन होता है, और अगर किसी को क्रोध है या चिंता है या उत्तेजना है तो उसको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। तो मेरे भाई इमरजेंसी हार्मोन के लिए ये हमारा सही है, ये गलत था, ये गलत मिलान था। इसलिए हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा सुमेलित हमारा सही है, तो केवल और केवल हमारा 3 सही है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो आसान है। वाष्पीकरण जब भी होगा तो मेरे भाई द्रव से गैस का बन जाना, द्रव का वाष्प बन जाना हमारा वाष्पीकरण का प्रोसेस, ये सही है। अगला है ऊर्ध्वपातन में हमारा ठोस किसमें? तो हम कहेंगे डायरेक्ट गैस में द्रव नहीं बनेगा। और निक्षेपण हमारा उल्टा होगा, तो गैस से ठोस में, तो गैस से ठोस में यहां पर द्रव दे रखा है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया मेरे भाई। अगर ये गलत हो गया तो यही आंसर करेंगे। सॉरी, सही सुमेलित हमारा कौन सा है? तो कहेंगे यहां पर सही सुमेलित हमारा ए और बी हमारा सही सुमेलित है, हमारा सी यहां पर गलत है। तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, दो सही हो गया। तो उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ आप चले जाइए, क्योंकि ऑप्शन तो खुला हुआ है आपके पास। ऑप्शन खुला हुआ तो आप आंसर करिए मेरे भाई उपयुक्त में से एक से अधिक, चूंकि दो सही हो गया। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई सब डेटा याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग वायु की बात करते हैं, हम लोग ये बात जानते हैं मेरे भाई कि ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल की अगर बात करेंगे 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ध्वनि की गति हमारा 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर ध्वनि की गति, ध्वनि को चलना चाहिए, ध्वनि अगर चलता है तो उसके लिए माध्यम की जरूरत होती है, और माध्यम जितना सघन होगा ध्वनि की गति उतनी फास्ट होती है। सॉलिड में सबसे फास्ट और गैस में सबसे हमारा कम होता है दोलन। हम ध्वनि की गति की बात करेंगे तो मेरे भाई हमारे पास कुछ डेटा है। जैसे आसुत जल की बात करते हैं तो जो खारा जल होता है उसमें 1498 होता है, स्वच्छ जल में इससे थोड़ा कम होता है। वायु में 346 343 के आसपास हमारा हवा में होता है। लेकिन फ्लिंट कांच की बात करेंगे इसमें 4700 नहीं होगा, इसमें 4500 समथिंग होता है। आप ध्यान रखेंगे 4540 मीटर पर सेकंड हमारा होगा। इसलिए मेरे भाई ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग मैचिंग है। जो रॉन्ग मैचिंग है तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है इसको मिलान करना है, और मेरे भाई हम लोगों को मिलान करना, हम लोग जानते हैं जो सोना होता है, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम ये सब लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो मेरे भाई यहां जो सोना है ये हमारा सबसे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, यानी आप ये कह सकते हैं मेरे भाई ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। आप सीधा सीधा कहेंगे किसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? ये हमारे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि हम सीधा कह सकते हैं कि बी का 1 होगा। अगर बी का 1 होगा तो बी का 1 यहां पर है, यहां पर हमारा बी का 1 मैच नहीं किया तो ऑप्शन ये छट गया। आगे
मेरे भाई अगर उभयधर्मी की अगर बात करते हैं तो उभयधर्मी में हम लोग जानते हैं कि हमारा एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स होता है, या हम आपको बता चुके हैं कि लेड के ऑक्साइड्स होंगे, या फिर जिंक के ऑक्साइड्स हमारे होते हैं। तो मेरे भाई जो जिंक के ऑक्साइड्स हमारा यहां पर है, तो हम कह सकते हैं कि डी का हमारा 2 होगा। अगर डी का हमारा 2 होगा तो यहां पर डी आपका ऑप्शन है। तो डी का अगर 2 होगा मेरे भाई तो हम कहेंगे डी का यहां पर 2 मैच कर गया। डी का 2 मैच नहीं किया तो ये भी खत्म हो गया, आंसर आपके यहां पर बी हो जाएंगे। और ए का 3 है तो अत्यंत अत्यंत अभिक्रियाशील धातु की बात कर रहा है। धातु में जो सबसे ज्यादा हमारा विक्रियाशील होगा वो हमारा सोडियम होगा, लेकिन पोटेशियम ऑक्साइड्स है। वैसे अगर धातु कर बोलता तो पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर पोटेशियम के ऑक्साइड्स की बात कर रहा है, हम धातु की बात नहीं कर रही है, धातु के ऑक्साइड्स की बात कर रहा है। तो उभयधर यहां पर जल में जो घुलनशील धातु के जो ऑक्साइड्स होंगे वो कौन होंगे, तो पोटेशियम हमारा ऑक्साइड्स होगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर धातु की बात कर रहा है अत्यंत अभिक्रियाशील होगा तो वो सोडियम होता है। इसलिए सोडियम को हम लोग किसमें, केरोसिन ऑयल में बंद करके रखते हैं। तो ए का 3 हमारा हो जाएगा और इस तरह से हम लोग मैच कर लेंगे आंसर। अगला आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने में एक रिएक्शन दे रखा है और यहां पर बोला गया कि हमारा क्या, तो कहेंगे अमोनिया की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर 4NH3 की हम बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं। और ये गैस के रूप में हमारा होता है। और ये हमारा किससे, तो हम कहेंगे यहां पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया अगर करेगा, ये किसका निर्माण करेगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर 4NO का निर्माण करेगा। और साथ ही साथ यहां पर हम कहेंगे 6H2O हमारा हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या इसमें हमारा हो रहा है, ये भी गैस के रूप में, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस के रूप में हमारा है। सभी के सभी हमारे गैसियस फेज में है, जैसा कि आपको जी 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 गैसियस फेज का लिखा हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखिएगा तो एक चीज आपको पता चलेगा कि NH3 हमारा यहां पर O2 है, यहां पर क्या, तो NH3 से हमारा NO हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमारा इसके साथ जुड़ा, और हाइड्रोजन चूंकि लिस्ट है, ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन पहले इसके साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर चला गया। इसका मतलब ये इसके साथ चला गया और यहां से अगर हाइड्रोजन को देखेगा तो उस तरह से हमारा शिफ्ट हो जाता है उधर। तो कहीं ना कहीं यहां पर देखेंगे ये NO का निर्माण हुआ, H2O का फॉर्मेशन हुआ, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई यहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमारा होगा। यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं ये हमारा कैसा रिएक्शन होगा, तो कहेंगे प्रतिस्थापित अभिक्रिया होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, चूंकि ये विस्थापित कर दिया इसको, हम कहेंगे इस तरह से, तो ये हमारा सही है। दूसरी बात, ये क्या संयोजन अभिक्रिया है, तो मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इन दोनों के जुड़ने से कोई एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कोई एक ही उत्पाद बनेगा, उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन यहां तो दो दो प्रोडक्ट बन गया, तो इसका मतलब ये तो ऐसे ही छट जाएगा। तो मेरे भाई अगर ऑप्शंस में 2 नहीं होता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 होना ही नहीं है, पहला सही है। अगर हम लोग यहां पर देखते हैं क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या इसमें हमारा उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, क्या इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, उसको चेक करना पड़ेगा। अगर आप इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की अगर बात करते हो, इसको चेक करना अगर चाहते हो तो मेरे भाई आप आसानी से चेक कर सकते हो। कहो कैसे, तो यहां पर आप गौर से देखिए, इसमें हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन की कमी हो गई। और जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसको हम लोग अवकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। और अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई यहां पर कितना है, अगर यहां पर देखें तो यहां पर कितने ऑक्सीजन आपको दिख रहे होंगे, तो यहां पर आप देख लीजिए गौर से, तो यहां पर 10 ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। यहां पर कितना है, तो 6 ऑक्सीजन दिख रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन की यहां पर कमी हो गई। आप यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, यहां पर 1 हो गया। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। अगर जिस रिएक्शन के अंदर मेरे भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन हमारा होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, नहीं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अपचयन उपचयन हमारा दोनों होगा। यानी कि अगर दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम छांट देते हैं तो पहला और तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पहला तीसरा अगर हमारा करेक्ट होगा तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि सही चीज आपसे पूछा गया था। आगे अगला क्वेश्चन मेरे भाई एकदम मिलान करना आसान सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि कौन सा इसमें से आयनिक हमारा यहां पर यौगिक नहीं है। तो आप एक बात जानते होंगे मेरे भाई, अगर हम आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा आयनिक कंपाउंड होगा इसकी अगर हम बात करते हैं, तो जो आयनिक कंपाउंड हमारा होता है इसमें धातु और अधातु के बीच में हमारा कहेंगे धातु, और साथ साथ हम किसकी बात करेंगे, तो धातु और अधातु की हम बात करते हैं। तो धातु और अधातु के जो बीच बंधन बनता है उसके बीच जो बंधन का निर्माण उसको आयनिक बंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई आप देख लीजिए, अगर हम यहां पर KCl की अगर हम बात करते हैं तो K हमारा क्या, तो कहेंगे ये हमारा धातु है, ऑप्शन ए को ले लीजिए। और Cl हमारा क्या, तो मेरे भाई हमारा अधातु है। इसका मतलब है एक धातु हो गया दूसरा अधातु हो गया, तो ये हमारा आयनिक होगा, यानी ये तो आयनिक है। दूसरा, अगर दूसरे ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा तो हमारा HCl की हम बात कर रहे हैं।
H में हम अगर देखें तो हाइड्रोजन हमारा अधातु के रूप में मौजूद होता है, हाइड्रोजन हमारा अधातु होता है, और क्लोरीन भी हमारा अधातु हो गया मेरे भाई। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अधातु और अधातु अगर हो गया तब ये आयनिक बंधन नहीं बनाएगा, तब ये कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करेगा? तो हम कहेंगे यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड का निर्माण करेगा। कोवलेंट बॉन्ड से कोवलेंट कंपाउंड बनता है जिसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसका मतलब मेरे भाई ये हमारा इसका निर्माण नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं और भी को चेक करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन सी में आपको CCl4 दे रखा है, तो CCl4 आपको दे रखा है, और C आपको कार्बन है, और कार्बन हम लोग जानते हैं मेरे भाई अधातु के श्रेणी में आता है। और साथ ही साथ अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, ये तो हमारा अधातु है, इसका मतलब है मेरे भाई कि ये भी हमारा, हम कहेंगे ये तो हमारा ठीक था, ये हमारा ठीक था, आयनिक था, ये हमारा आयनिक नहीं है, ये भी आयनिक नहीं हो गया। अब अगर NaCl को अगर देखते हैं तो आप डी ऑप्शंस को भी चेक कर लीजिए। NaCl में अगर देखेंगे तो सोडियम हमारा क्या, तो कि यहाँ पर यह धातु होता है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं Cl का तो ये हमारा अधातु होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे धातु और अधातु दोनों आ गया, और जब धातु अधातु हमारा होता तो आयनिक हो गया, तो यहाँ पर आयनिक बनेगा। तो ये आयनिक हो गया, ये आयनिक हो गया, ये दोनों आयनिक नहीं है। इसका मतलब है मेरे भाई 2 और 3 हमारा आयनिक नहीं है। तो जहां 2 और 3 है वही आंसर करेंगे, क्योंकि गलत पूछा गया था। 2 और 3 आपका ऑप्शन ए में है, राइट करेंगे। आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तनु जलीय विलयन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो हमसे पूछा गया बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो मेरे भाई अगर हम लोग HCl की अगर बात करते हैं और ये अम्ल हमारा जलीय विलयन के साथ क्या करता है, तो हमारा यहाँ इस तरह से उपस्थित होता है, तो क्या फॉर्म करेगा? तो मेरे भाई H3O प्लस में Cl- का निर्माण करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, HCl की बात करें, ये टूटेगा तो मेरे भाई HCl प्लस में हमारा यहाँ पर कहेंगे क्लोरीन माइनस में टूटेगा। और अगर हम H2O की बात करते हैं और अगर ये इसके साथ हाइड्रोजन हमारा अटैच हो जाता है तो ये हमारा H3O प्लस का निर्माण करेगा। तो जो प्रेजेंट होगा हमारा, ये दोनों चीज प्रेजेंट होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर, हमारा हाइड्रोनियम आयन के साथ साथ हमारा क्लोरीन हमारा माइनस प्रेजेंट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन आसान है, कह रहा है मेरे एक जलीय विलयन में लाल लिटमस को वह नीला कर देता है। मेरे भाई लाल लिटमस को अगर नीला कर देता है तो आपको ध्यान रखना, आप ये कोड पढ़ते होंगे BRB का, सबको लोग पढ़ते होंगे। और रेड अगर आपका ब्लू हो रहा है इसका मतलब वो बेस होगा। इसका मतलब मेरे भाई वो बेस B4 हमारा बेस होगा। अगर ये बेस होगा तो बेस प्रकृति का हमारा कौन है इसमें से? हम कहेंगे चूना हमारा एसिडिक होगा, ये तो हमारा है नहीं। हम कहेंगे बेस हमारा कौन सा होगा मेरे भाई? तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? तो एसिड, तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा होगा नहीं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दिया है, इसमें क्वेश्चन उल्टा दिया है। देखिए यहां पर क्या बोला है, अभी तक तो ठीक था, कह रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन आगे बोला है लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन आगे क्या बोल दिया है? तो आगे बोल दिया है कि निम्नलिखित में से किसके विलयन की आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। यानी कि जो बेस है वो एसिड हो जाएगा। क्या मिलाएंगे बेस में कि एसिड कर देगा? तो मेरे भाई बेस में एसिड मिलाएंगे, वो भी प्रबल एसिड मिलाएंगे तभी हो सकता है। तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा हाईली एसिडिक होता है। तो बेस में अगर ये मिला देंगे तो वो एसिड बन जाएगा, और वही उल्टा पूछा है, आप व्युत्क्रमानुपाती आपसे पूछा, व्युत्क्रमण यानी कि उल्टा पूछा गया आंसर। तो यहां पर गलती नहीं करना। आगे चलते हैं। बेकिंग पाउडर मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि बेकिंग पाउडर के बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है ये मिश्रण होता है। और जो बेकिंग पाउडर होता है ये किसका मिश्रण होगा, ये बात आपको पता रखना चाहिए कि बेकिंग पाउडर मेरे भाई हमारा किसका मिश्रण होगा। तो कहेंगे NaHCO3, और साथ साथ हमारा कौन सा एसिड होगा? तो यहां पर टार्टरिक एसिड की हम बात करते हैं, ये हमारा टार्टरिक एसिड का ये मिश्रण होता है। तो आपसे बोला गया है कि चलो एक अवयव तो उसका पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा इसको कहते हैं, जिसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और साथ साथ अन्य अवयव आपसे पूछा गया, तो अन्य अवयव में हमारा टार्टरिक एसिड होगा। देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। उस घटना का चयन कीजिए जिसमें प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण की अगर बात कर रहा है उसमें नहीं होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम धातु होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, तो कहेंगे प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण करता है। यह सही है। दूसरी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में आप चयन हो जाना, यह भी हमारा सही है मेरे भाई। और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो आपको लिखा है ये बिल्कुल ही निहायत गलत है, ये नहीं होगा, नहीं है तो यही आंसर करेंगे। ये कैसे? अगर हम लोग रिएक्शन को देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा किसके साथ, तो कहेंगे यहाँ पर H2O के साथ प्रतिक्रिया करेगा, किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट हमारा होना चाहिए, और सनलाइट हमारा होना चाहिए, और साथ ही साथ C6H12
O6 का हमारा निर्माण करेगा और यहां पर हमारा 6O2 निकलेगा और यहां से 6H2O भी हमारा बाहर होगा। बैलेंस करना तो 6 से गुना कर दीजिए और बैलेंस करना तो इसमें भी आप 12 से गुना कर दीजिए। ये कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन हमारा फोटोसिंथेसिस का होता है। तो इस परिस्थिति में जो H2O होता है मेरे भाई, इसका अपघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से हमें कार्बोहाइड्रेट पता होता है जो कि हमारा ग्लूकोज के रूप में होता है। तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होगा, ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में पॉलीसैकेराइड ही होता है, तो ये सही है। और H2O हमारा ऑक्सीजन में परिवर्तित होगा, लेकिन कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन की बात कर रहा है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं पर ऐसा नहीं होगा। तो मेरे भाई ये गलत है, गलत है तो हम आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, गलत था। आगे आपके सामने में देख रहा होगा मेरे भाई, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0, ये 11th-12th की जो तैयारी करते होंगे, जिनके 11th-12th यानी कि पीजीटी क्लास की तैयारी जो लोग करते होंगे, उनके लिए फिजिक्स की क्लासेस यहां पर द्रोणा बैच की तरह ये दिया गया है। और ये किनके द्वारा दिया गया, तो फिजिक्स आपको प्रिंस सर के द्वारा दिया गया है। आप इनसे जुड़ करके अपने फिजिक्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और साथ में आपको क्या है, तो यहां पर कॉमन पेपर भी आपको दे दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई, अगर कोई पीजीटी की तैयारी करता है तो उनको द्रोणा बैच से आप जोड़ सकते हैं, जिसमें फिजिक्स का आपका 11th-12th की ये क्लासेस वो अटेंड कर ले। ठीक है, ये क्लासेस भी आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और ये 11th-12th पीजीटी के लिए ये क्लासेस सर दिए हैं, तो वहां से भी आप इस क्लासेस को कर सकते हैं या किसी को रिकमेंड कर सकते हैं पीजीटी के लिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन, देखिए किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करना, या फिर हम कहेंगे अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई गति में है तो गति में रहना चाहता है, अगर उसका कोई विरोध करता है उसको हम लोग जड़त्व कहते हैं। उसी का डेफिनेशन यहां पर है। तो मेरे भाई अगर गति का कोई विरोध करेगा तो गति का जड़त्व, और अगर विराम का कोई विरोध करेगा तो विराम का जड़त्व। तो यहां पर कह रहा है कि वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का अगर प्रतिरोध करता है या विरोध करता है तो इसको हम लोग गति का जड़त्व कहते हैं, क्योंकि गति में हो रहा है। तो ये हमारा गति का जड़त्व है, तो लेकिन जड़त्व ही ना, क्योंकि यहां पर गति की अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए यह जड़त्व की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि ये हमारा प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है वो घर्षण है क्या? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, वो घर्षण नहीं है, वो हमारा जड़त्व है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमारा रॉन्ग हो गया। अगला, घर्षण बल की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो नेगेटिव फोर्स हमारा होता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स हमारा नेगेटिव फोर्स होता है, तो जो घर्षण बल होगा वो सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता। बिल्कुल मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर फ्रिक्शन होता है वो हमेशा गति को अपोज करेगा, हमेशा गति को कम कर देता है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यहां पर सही है। अगला कहता है कि सभी वस्तु का जड़त्व हमारा समान होता। बिल्कुल गलत है मेरे भाई, सभी वस्तु का जड़त्व अलग अलग होगा, क्योंकि जड़त्व की अगर हम बात करते हैं, स्टेटमेंट हमारा इसलिए रॉन्ग हो गया, सभी लिख दिया इसलिए गलत हो गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं मेरे भाई, जो जड़त्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो हम द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि अलग अलग वस्तु का द्रव्यमान अगर अलग अलग होगा तो जड़त्व अलग अलग होगा, तो द्रव्यमान हमारा अलग अलग होगा तो जड़त्व अलग होगा। यहां पर सभी वस्तु का समान द्रव्यमान थोड़ी होता है, सभी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग होगा, तो हम कहेंगे जड़त्व भी अलग अलग होगा। इसीलिए आप कभी नहीं कह सकते कि सभी वस्तु बोला तो ये गलत है। अगर मेरे भाई यहां पर यह बोलता कि समान द्रव्यमान की वस्तु का जड़त्व समान होगा तो सही होता। तो सभी वस्तु में तो मेरे भाई ज्यादा और कम सब आ जाएगा ना, इसीलिए हमारा गलत हो जाएगा। आगे तो यहां पर पहला गलत है, ये गलत हो गया, तो केवल दूसरा सही है। आपसे क्या पूछा कि तो इसमें सही कौन सा है, तो केवल और केवल 2 सही है, और इस क्वेश्चन का आप आंसर यहां पर बी करेंगे, करेक्ट। आगे चलते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और आप आसानी से आंसर कर सकते हो कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरे भाई ध्वनि तरंग हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होता है, गलत। किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के संचरण के कारण, तो ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। माध्यम के कण का संचरण नहीं होता है, कण का वाइब्रेशन होता है, कण का कंपन होता है, कण में डिस्टरबेंस के कारण होता है। कण एक जगह से दूसरी जगह जागता नहीं है, कण वाइब्रेट करता है, कण में डिस्टरबेंस होता है। तो ध्वनि जब प्रोपगेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसमें कण वाइब्रेट करता है, डिस्टर्ब करता है दूसरे को, एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है। यहां पर बोला है कि एक जगह से दूसरी जगह संचरण की बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बताओ, ध्वनि तरंग निर्वात में संचरित करेगी। मेरे भाई ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, निर्वात में नहीं चलेगा। ये तीनों गलत है। पूछा क्या है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं तो मेरे भाई तीनों सही नहीं है। तो तीनों सही नहीं तो इसमें से हम क्या कहेंगे, इसमें से कहेंगे एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक, तीनों सही नहीं है, इसका मतलब एक से अधिक, क्योंकि 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, तो 1 2 3 तीनों होगा, यानी कि एक से अधिक हमारा हो जाएगा, यानी 1 2 3 यानी एक से अधिक हमारे आंसर्स क्या है, तो इसमें से गलत है। ठीक है, तो हमको लगता है कि मेरे भाई आज का जो 40 क्वेश्चन है आपका, ये डिटेल डिस्कशन आपका यहीं पर एंड होता है। लेकिन हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, अगर आपको साइंस
मेरे से लग करता है कि आपको समझ में आता है तो मेरे बैच से जुड़ करके आप तैयारी कीजिए। आपको जहां लगता है समझ में आप वहां कीजिए, लेकिन बेहतर तरीके से मन लगा के कीजिए। और इस बार सोचिए कि टियर 4 जब भी होगा तो हमको सिलेक्शन लेना है। अगर आप टियर 3 दिए, बहुत बढ़िया एग्जाम गया, फिर भी आप तैयारी में लगे रहिए, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा वो कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो आपका दोष नहीं, वो पूरे सिस्टम का दोष होता है। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होना। आप एक स्टूडेंट है, आपको स्टूडेंट की तरह काम करना पड़ेगा। दूसरा क्या कहता है नहीं करता उसको किसी बात पर नहीं जाना है, और फोकस करना है अपने आप को, सोचना है अपने आप को कि हमको लगातार लगे रहना है। लगे रहेंगे तो ज्यादा दिन लगने की जरूरत नहीं है, 2 4 5 महीना आप स्मूथली काम कीजिए, पूरा दिल से काम कीजिए, मन से काम कीजिए, जबरदस्ती काम नहीं कीजिए। जबरदस्ती कीजिएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको दिल से लगेगा कि हमको करना है, ऑप्शन ही हमारे ये पास ये है, तो आप श्योर पढ़िएगा। और ए टू जेड आप अगर आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक एक एकुमुलेशन अगर बढ़ते जाएगा तो एग्जाम के दिन आपका एकुमुलेशन इतना बढ़िया रहेगा, सटीक और सही आंसर करके आप आ जाओगे, और फिर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और गलतियां आपसे बहुत कम होगी। ठीक है, तो हम तो चाहेंगे मेरे भाई कि मैक्सिमम बच्चा रिजल्ट दे। मिसलेनियस क्वेश्चन नियुक्ति 4.0 भी हम बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। अभी आपका अखंड ज्योति बैच आपका थ्योरी के लिए क्लासेस चल रही है, आप करिए, बहुत बेनिफिट होगा उसमें। ठीक है, 9 10 6 to 8 सब के लिए अलग अलग वो क्लासेस हमने दिया है। जूलॉजी पीजीटी की जो क्लासेस है ना वो अभी तक नहीं लॉन्च हुआ, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। अभी सिर्फ फिजिक्स क्लासेस लॉन्च हुई है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, पढ़ लिए इतना देर, थोड़ा देर एंजॉय कर लीजिए। आप डेली मेरे साथ 40 क्वेश्चन तैयार करिए ना, डेली 8:30 से लेकर के 10 बजे के बीच में, बहुत फायदा आपको होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।